अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। मैं हूं आपका ट्रेनर तनवीर नांदला। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग किससे सीखने जा रहे हैं। आई वाज अवार्डेड एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान इन 2022। इसके अलावा 2019 में मुझे पाकिस्तान के बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड मिला। इसके साथ साथ मैं 2007 से एसईओ, ब्लॉगिंग और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग और किसी न किसी तौर पर ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूं। 2007 से स्टार्ट होने वाला जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी और सारी है और इस दौरान बहुत सारी अचीवमेंट्स अल्लाह ताला ने मुझे दी। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2006 में, जब मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में। वहां से मुझे पता चला कि कंप्यूटर के जरिए आप इंटरनेट के जरिए घर बैठे हुए ऑनलाइन कमा सकते हैं। उस वक्त ज्यादा रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद मेहनत से, गूगल की हेल्प से और बाद में यूट्यूब की हेल्प से बहुत कुछ सीखने को मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी था, ये बहुत ही शानदार रहा। अब हमने डिसाइड किया कि क्यों ना पाकिस्तान के आप जैसे होनहार दोस्तों को, तलबा को, स्टूडेंट्स को, यूथ को हम एम्पावर करें और एक बहुत ही इमर्जिंग मार्केट जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग, वो आपको सिखाई जाए, ताकि आप लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ज़र मुबादला बाहर से पाकिस्तान ला सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए आप प्रोडक्ट ना होते हुए भी किसी और की प्रोडक्ट बेचते हैं और उसका जो कमीशन है वो अर्न करते हैं। ये आप यूं समझ लें कि आप किसी शॉप पे गए और शॉप वाले को कहा कि मैं आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कोई चीज पड़ी है, ये मैं बेचने में आपकी हेल्प करूंगा और उसके बदले में हर कामयाब सेल पर, हर बिकने वाली चीज पर आप मुझे उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ कमीशन या कुछ फिक्स अमाउंट आप मुझे दोगे। तो सिंपल वर्ड्स में ये एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये इतनी तेजी के साथ क्यों फैल रही है, और खासकर जब कोविड-19 आया था उसके बाद इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। सबसे बड़ी वजह इसके फैलने की ये है कि ये ब्रांड्स को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ब्रांड्स की जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उस पे उनको बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। उनका जो मार्केटिंग वाला बजट है वो सेव होता है और वो दूसरे लोगों के जरिए, जिसमें इन्फ्लुएंसर शामिल है, जिसके अंदर ब्लॉगर शामिल है, जिसके अंदर यूट्यूबर शामिल है, या इसके अंदर वो भी लोग भी शामिल है जो पे पर क्लिक के जरिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसके जरिए उस कंपनी से कमीशन अर्न करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर आपकी टाइम, एनर्जी और हर चीज इन्वॉल्व होगी, तभी आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकेंगे। तो हम बात कर रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग की। तो सिंपल, आप ऑनलाइन डिफरेंट वेंडर्स की प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग के थ्रू, और अपने ब्लॉग की डेफिनेटली आप एसईओ करेंगे, उसको रैंक करेंगे और उसके थ्रू बेचेंगे तो आप एफिलिएट कमीशन अर्न करेंगे। और इसी तरह आप डिफरेंट दूसरे चैनल्स जिनका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे उनको यूज करते हुए आप कमीशन अर्न करेंगे और अपनी लिविंग बनाएंगे। अच्छा, ये मेथड इतना कामयाब क्यों है और ये एक एफिलिएट मार्केटर ज्यादा अर्न कैसे करता है? आप एक चीज नोट करें कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स के ओनर्स होते हैं वो Amazon पे या डिफरेंट ऑनलाइन चैनल्स पे अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। जब आप उनकी हेल्प करते हैं सेल ज्यादा से ज्यादा करने में अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू, तो आपकी जो रेवेन्यू है वो तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है, कमीशन अर्न करते हैं, लेकिन वो आपका फ्लिपेबल एसेट बन जाता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं दूं कि लेट्स सपोज अगर आप सिर्फ $1000 महीने में अर्न करने में कामयाब होते हैं एक एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग के थ्रू, तो वो कुछ अरसे के बाद आपका एक एसेट है जो कि 30 से 40 हजार डॉलर में बिक सकता है, और शायद इससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कोई ना कोई सेल भी कर रहा है, तो वो लोग जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आपकी ब्लॉग को या आपकी वेबसाइट को ओन कर ले, और चाहे महंगे दाना भी ओन करनी पड़े, और उनका जो एफिलिएट का कमीशन जा रहा है वो भी बचे, और वो जो आपके कंपेटिटर्स को भी, आप उनके कंपेटिटर्स को जो ट्रैफिक पास कर रहे हैं वो भी उनकी बचे, और वो सारी ट्रैफिक अपनी ही प्रोडक्ट पर ड्राइव करें और वहां से अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। दुनिया में 80% से ज्यादा ब्रांड्स एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना एक इफेक्टिव मेथड है मार्केटिंग का। डेफिनेटली ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि इसके थ्रू आप किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है, उनकी शिपिंग करने की जरूरत नहीं है, उनकी रिटर्न्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनके किसी भी किस्म की आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। ये जो भी सारा कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी आपकी बचती है। आपने सिंपल किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम पे साइन अप करना है, उनसे वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि आप बेच सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं, देन वो आपने उसकी प्रोडक्ट बेचनी है, और इस तरीके से आपने एफिलिएट कमीशन बनाना है। और एफिलिएट कमीशन एक स्पेसिफिक अरसा बना के आप अपने ब्लॉग को या अपने एसेट को फ्लिप करें, और इस तरीके से आप एक हैवी रेवेन्यू आफ्टर सर्टेन टाइम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू एफिलिएट मार्केटिंग। अब आपको पता चल गया एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और इसके जरिए हम पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला, और मुझे यकीन है कि आप ये जानने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि इसके अंदर पैसा है कितना आखिर। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। जैसे मैंने पहले बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग चूंकि फ्लिपेबल बिजनेस
बनाने का नाम है, तो जो आप चाहे रेवेन्यू आपका कम भी जनरेट हो रहा हो, लेकिन वो वेबसाइट अच्छे पैसों में फ्लिप हो जाती है। फ्लिप का मतलब है कि सेल हो जाती है, बिक जाती है और यकमुश्त पैसा आप अर्न कर लेते हैं। सेकंड बात रही स्कोप। स्कोप देखें, जब तक बिजनेसेस रहेंगे ना दुनिया में, एफिलिएट मार्केटिंग उस वक्त तक रहेगी और बिजनेसेस कहीं नहीं जाने वाले और अल्टीमेटली एफिलिएट मार्केटिंग भी कहीं नहीं जाने वाली। तो अगर आप इस बात से कंसर्न है कि यार हमने देखा है कि पता नहीं फ्रीलांसिंग के साथ क्या हो, एसईओ का फ्यूचर क्या होता है, ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या होता है और साथ एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होगा, तो लेट मी अश्योर यू वन थिंग कि जब तक बिजनेसेस हैं तब तक एफिलिएट मार्केटिंग है। तो आप बड़े सेफली इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं और विद एवरी पासिंग डे इसका जो स्कोप है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है और इसके अंदर जो पैसा इन्वॉल्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी चलते हैं, पोटेंशियल देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट कहां पे बिकी और वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और अल्टीमेटली वो फ्लिप कितने डॉलर्स में हुई। लेट्स गो। ओके, तो बात हो रही थी पोटेंशियल की, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पोटेंशियल कितना है। तो इस ज़मीन में मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि कौन सी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कितना पैसा बना रही है और वो फ्लिप कितने डॉलर्स में हुई। तो दुनिया में दो बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ऐसे बिजनेसेस की जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या ओवरऑल वेबसाइट्स जो होती हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। उनमें से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एम्पायर फ्लिपर्स। अभी मेरे सामने ओपन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एम्पायर फ्लिपर्स पर हाई एंड वेबसाइट जो होती हैं, जो महंगी वेबसाइट्स होती हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग वहां पे होती है उनकी। तो अभी मैं एम्पायर फ्लिपर्स पे ही देखता हूं कि मेरे सामने Amazon एसोसिएट्स बिजनेसेस फॉर सेल, ऐसे बिजनेसेस जो Amazon एसोसिएट के जरिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और वो फॉर सेल है। अच्छा, इसके अंदर काबिल जिक्र बात यह है कि मैं सिर्फ उस कैटेगरी पे गया हूं जहां पे सिर्फ Amazon के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग करने वाली जो वेबसाइट्स हैं उनकी डिटेल्स मौजूद है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे डिटेल है, लिस्टिंग है, एक मार्केट प्लेस है, जैसे हम पाकिस्तान में OLX है, जिसमें पार्क व्हील्स है, इस तरह की जो मार्केट प्लेसेस हैं, उसी तरह की एक मार्केट प्लेस है एम्पायर फ्लिपर्स जहां पे ये वेबसाइट्स सेल होने को आई हुई है। तो सबसे पहले उस वेबसाइट की डिटेल दी हुई है कि ये किस कैटेगरी में लाई करती है। बेड एंड बाथ एंड होम, जो वेबसाइट की जो मेन कैटेगरी है वो बेड एंड बाथ और होम से रिलेटेड है और ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और Amazon एफिलिएट, जिसको हम Amazon एसोसिएट्स भी कहते हैं, उसके जरिए। तो अभी आप प्राइस देख सकते हैं, प्राइस उसकी है $4,11,435 जी, $4 लाख से ज्यादा में ये सेल होने के लिए आई है और इसका मंथली जो नेट प्रॉफिट है वो $9,144 है। अभी हम इसी की डिटेल देखने के लिए इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और इसकी कुछ डिटेल्स हम देखते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए डेफिनेटली आपको एम्पायर फ्लिपर्स का अकाउंट चाहिए और वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है अनलेस आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि मैं कोई वेबसाइट खरीदने की अहलियत रखता हूं, एबिलिटी रखता हूं और इतना मेरे पास पैसा है कि मैं कोई वेबसाइट परचेज कर सकता हूं, तभी वो आपको लिस्टिंग को अनलॉक करने की फैसिलिटी देते हैं। तो खैर जो बेसिक स्टैट्स होते हैं हमारे पास विदाउट अकाउंट भी हम देख सकते हैं उन्हें। तो इस ज़मीन में आप देखें कि मोनेटाइजेशन मेथड, मोनेटाइजेशन कहते हैं कि किस जरिए से वो वेबसाइट पैसा बना रही है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग नॉर्मली एड्स के जरिए, जिसके अंदर गूगल एडसेंस मेन है, और एफिलिएट और Amazon एसोसिएट्स, मतलब Amazon एसोसिएट्स जिसको हम Amazon एफिलिएट भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ एफिलिएट के दूसरे कुछ नेटवर्क के थ्रू भी और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी ये वेबसाइट कंबाइन उनके जरिए मोनेटाइज करके पैसा बना रही है। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि सिर्फ Amazon एसोसिएट नहीं है कि जिसके जरिए हम पैसा बना सकते हैं, उसके साथ साथ हम दूसरे एफिलिएट नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं और न सिर्फ एफिलिएट नेटवर्क यूज कर सकते हैं बल्कि हम एड्स के जरिए भी अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसको डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एक और बात याद रखें, जो एम्पायर फ्लिपर्स काम किस तरह करता है, जिसने वेबसाइट अपनी सेल करनी होती है वो वहां पे जाके अपनी जो स्टैट्स हैं वो सबमिट करता है। एम्पायर फ्लिपर्स की टीम उन स्टैट्स को वेट करती है, VET वेट करती है, और उसके बाद जब थॉरली वेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसकी एक मालियत ठान ली जाती है, मतलब कंसीडर कर ली जाती है कि ये वेबसाइट की जो टोटल वर्थ है, टोटल वैल्यू है, वो इतनी है, और उसके बाद उसको मार्केट प्लेस पे प्लेस कर दिया जाता है। मतलब ये एक ऐसा समझ लें कि मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू बिडिंग प्रोसेस नहीं होती, वो लोग पहले ही एक वेटिंग प्रोसेस से गुजार के बायर्स के लिए चीजें आसान कर देते हैं कि भाई हमारी तरफ से तमाम छानबीन कर ली गई है, अब ये फाइनल प्राइस है, आप इस प्राइस पर वेबसाइट खरीद सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि बिडिंग $1, $2, $3 से स्टार्ट कर सकते हैं और जिसकी ज्यादा बिडिंग होगी वो जीत जाएगा। थोड़ा बहुत इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये फिक्स प्राइस होती है $4,11,435 में ये वेबसाइट बिकेगी, अभी नहीं बिकी। मंथली रेवेन्यू $9,238 और मंथली प्रॉफिट $9,144। यहां से एक और चीज भी आपको सीखने को मिलेगी कि इसके अंदर खर्चा देखिए कितना है, सिर्फ तकरीबन $100 से भी कम एक्सपेंसेस है पर मंथ, ये बात याद रखें। सो मोर देन $4 लाख की मालियत की जो वेबसाइट है उस पर महीने का खर्चा कितना आ रहा है, $100 से भी कम। सो ये ब्यूटी है एफिलिएट मार्केटिंग की, जो आपको कहीं और बहुत कम देखने को मिलती है। सो मंथली नेट प्रॉफिट $9,144 और साथ ही प्राइसिंग पीरियड 12 मंथ। प्राइसिंग पीरियड क्या होता है? प्राइसिंग पीरियड है कि पिछले 12 माह के जो स्टैट्स थे इस वेबसाइट पर उसको कंसीडर किया गया है
इसकी इस वेबसाइट की वैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट है मल्टीपल कितना लगा 45x, मतलब कि जो इसका मंथली नेट प्रॉफिट था उसका 45x 45 गुना उसकी टोटल वैल्यू है। तो $4,11,000 की वेबसाइट है और मंथली रेवेन्यू जनरेट करिए $9,000, तकरीबन 15-16 लाख रुपए से ज्यादा एक वेबसाइट कमा रही है और वो बिकने में आई है तकरीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा। एक और चीज जो आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि यार इसमें टाइम कितना लगता है, इसके अंदर हमें कितनी देर खपना पड़ेगा, क्या इसके सीन होगा। तो बिजनेस क्रिएटेड अक्टूबर 2019, मतलब अक्टूबर 2019 में, और 2 साल 6 महीने हो गए इस वेबसाइट को बने हुए। अगर 2.5 साल में 2.5 years में अगर आपको $9,000 और तकरीबन 12 महीने से तकरीबन 9,000 है उसकी एवरेज, अगर हम इसको ज्यादा लगे तकरीबन $1 लाख इसने खुद कमाया, $4 लाख बिकने आई है, तकरीबन $5 लाख इसका टोटल इसके थ्रू कमाया गया है, तो ये तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए बनते हैं। और कितने अरसे में? सिर्फ 2.5 साल में। लिस्टिंग समरी हम देख लेते हैं। दिस लिस्टिंग इज फॉर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट एंड Amazon एसोसिएट्स, बिजनेस क्रिएटेड इन अक्टूबर 2019 इन द बेड एंड बाथ एंड होम निशेस। द वर्डप्रेस साइट, एक और बात पता चली कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इस वेबसाइट के अंदर। सिंपल वर्डप्रेस जो कि कॉमन सा सीएमएस है, जो दुनिया में वाइडली यूज होता है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें ये वेबसाइट बनी है। और फीचर्स इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, प्रोडक्ट गाइड्स, बेस्ट ऑफ गाइड्स एंड हाउ टू आर्टिकल्स फॉर बेडरूम फर्नीचर एंड एक्सेसरीज एंड स्लीप प्रैक्टिसेस। द बिजनेस हैज एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन बोथ रेवेन्यू ट्रैफिक, हैज अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक एंड रिक्वायर्स मिनिमल एफर्ट टू मेंटेन। अच्छा, आगे देखते हैं कि द बिजनेस जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम मीडिया एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। 50% जो इसका रेवेन्यू है वो डिस्प्ले एड्स के थ्रू है, और 48% जो है इसका रेवेन्यू है वो तकरीबन एफिलिएट लिंक्स के थ्रू है, जिसके अंदर Amazon एसोसिएट का बहुत कम किरदार है। एफिलिएट क्यों ये यूज कर रहा हूं मैं बता देता हूं। एफिलिएट जो डायरेक्ट एफिलिएट्स होते हैं, लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, एक बिजनेस है जो बेडशीट सेल करता है। अगर वो बेडशीट Amazon के थ्रू बेचता है तो Amazon आपको लगभग 2 से 10% के दरमियान कमीशन पे करता है। अच्छा, अब अगर वो बेडशीट वाली कंपनी डायरेक्ट किसी एफिलिएट के बंदे को कहती है कि डायरेक्ट मेरी एफिलिएट करो, मैं आपको 20% दूंगा, क्योंकि वो जो Amazon को अपना कट दे रहा है अपने रेवेन्यू में से, वो बचा के वो डायरेक्ट एफिलिएट को देता है। अब विन विन फॉर एवरीवन है। जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है उसको कमीशन ज्यादा मिल रहा है, जो ब्रांड है उसका पैसा बच रहा है, तो ये विन विन फॉर एवरीवन होता है। तो ये आप देख ले कि एफिलिएट लिंक्स के थ्रू 48% इसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। हम कुछ और भी देख लेते हैं। एफिलिएट अदर Amazon एसोसिएट्स, एक और वेबसाइट हम देखते हैं, ये भी बेड एंड बाथ से रिलेटेड है। और अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम 77%। देखिए, जब आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है, जब इतना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे होते हैं ना, तो तब आप Amazon एसोसिएट से भी निकल के डायरेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो इसमें आपको कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए कि Amazon एसोसिएट से 21% है, एफिलिएट से 77% है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग ही है ओवरऑल। अच्छा, अब ये वेबसाइट कितना बना रही है? ये तकरीबन $20,000 से ज्यादा इसका मंथली रेवेन्यू है, $21,000, और तकरीबन $20,000 इसका मंथली नेट प्रॉफिट है, तकरीबन $1,000 इसका मंथली एक्सपेंस है। लिस्टिंग प्राइस 979 के, तकरीबन $1 मिलियन की जो वेबसाइट है एफिलिएट मार्केटिंग की, ये सेल होने की वजह है एम्पायर फ्लिपर्स पे। इसकी अगर एज देखते हैं तो 2 साल 4 महीने। जस्ट इमेजिन दैट, एक वेबसाइट जो कि तकरीबन $12-14 लाख बना चुकी है, और सिर्फ 2 साल से थोड़ा अर्सा ऊपर नीचे। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग में है। अगर आप इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लर्निंग करें, याद रखिएगा ये कोई डे ड्रीमिंग नहीं है, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद आपको जाते ही, एंट्री मारते ही इतना पैसा नहीं मिल जाएगा। डेफिनेटली आप लर्न करेंगे, अप्लाई करेंगे, आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर अपने आप को रिकलेक्ट करेंगे, देन ज्यादा एफर्ट करेंगे, और एक टाइम आएगा कि आप इंशाल्लाह ताला इस स्टेज पर मौजूद होंगे। लेकिन डेफिनेटली इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक योर एनर्जी, कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस रिक्वायर है। और जब चीजें आपके हक में ना जा रही हो, तब भी आपने पेशेंट रहना है, सब्र रखना है, तो ही आप इसके अंदर बड़ा खेल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें इनको आपने याद रखना है, अदरवाइज इस फील्ड के अंदर आपका कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी की कैटेगरी में एक वेबसाइट है, इसको भी देख लेते हैं। तकरीबन $17,371 इसका मंथली नेट प्रॉफिट है, और इसका खर्चा देखें सिर्फ तकरीबन $200 इसका एक्सपेंस है मंथली, और इस पे 51x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट $1,000 बना रही है, तो उसको 51x 51 गुना पे वो वेबसाइट वैल्यूएशन होगी उसकी। मतलब $1,000 होगी तो तकरीबन वो $51,000 की उसकी वैल्यूएशन होगी, उस पर बिकेगी। तो 51x से ये मुराद है। अच्छा, ये वेबसाइट हम देखते हैं कि थोड़ी सी ओल्ड है, अच्छा खासा टाइम लगा हुआ है, 4 years and 4 months, स्टिल तकरीबन $1 मिलियन इसका से ज्यादा बनेगा। यार अगर 4.5 साल में 20 करोड़ पे आ जाए तो बुरा नहीं है, आई थिंक। लेकिन अगेन इट इज इट इज ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये बातें जरूर याद रखनी और अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना है थ्रू आउट दिस कोर्स।
ओके, सो इस तरह की बहुत सारी आप देख सकते हैं वेबसाइट्स हैं। $4,900 बना रही है, $2,38,000 में सेल होगी। $5,000 बना रही है, $2,18,000 में, 4,000, 3,000, $2,700 बना रही है, तकरीबन $1,19,000। $1,19,000 का मतलब है कि तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू ये जनरेट करेगी। तकरीबन $2,000 बना रही है, 95,000। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, हम आगे जाके जरूर डिस्कस करेंगे। जब अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद एक हम सेशन डेफिनेटली करेंगे कि आपने अपनी वेबसाइट को फ्लिप कैसे करना है और ज्यादा पैसों में फ्लिप कैसे करना है। ओके, ये तो हो गया बहुत बहुत बड़ा, आपने कुछ देख लिया। इसके साथ साथ एक और वेबसाइट है जिसको बोलते हैं flipkart.com। फ्लिपकार्ट एम्पायर फ्लिपर में डिफरेंस है। एम्पायर फ्लिपर्स वेटिंग प्रोसेस को पहले कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद चीज सेलिंग के लिए ऑफर करती है, जबकि फ्लिपकार्ट के अंदर सिंपल एक मार्केट प्लेस है जिसपे आप बिडिंग करते हैं और जो ज्यादा बिड करता है वो वेबसाइट को खरीद लेता है, सिंपल इज दैट। लेकिन ये नॉर्मली लो एंड जो वेबसाइट्स होती हैं, जो थोड़ा पैसा बना रही होती हैं, वो वेबसाइट जहां पे सेल होती है। तो अभी आप देखें कि $40, सिर्फ $40 पर मंथ एक वेबसाइट बना रही है और $1,600 में वो सेल हुई है। एक वेबसाइट $1,388 बना रही है और तकरीबन 84,000 में सेल आउट हुई है। एक और देखिए $412 बना रही है और $13,000 में ये सेल होने के लिए आई, बल्कि सेल हो गई होगी मे बी। $200 बना रही है और $5,000 में, 463, $5,500 में। सो ये था स्कोप और ये था पोटेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग का। अच्छा, अभी सब कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि यार ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा, क्या हम ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल इजी काम है। आप जितने भी बिजनेसेस करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सब में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है और डेफिनेटली आपकी जो अटेंशन है, और इससे बढ़कर जो एक मेन की इंग्रेडिएंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में जरूर कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर कोई ऐसी टर्म यूज होती है जो आपको समझ नहीं आती, आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो हमारी टीम हर वक्त आपके लिए मौजूद है। आप उनसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्यूरी का जवाब ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, कौन से ऐसे लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और इसके अंदर अपना इसको ऐसा करियर चूज कर सकते हैं और इसके अंदर अपना लिविंग बना सकते हैं। देखें, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो हर बंदा कर सकता है। कोई भी इंसान जिसको किसी भी फील्ड के अंदर वो थोड़ी बहुत महारत रखता है, या इवन बेसिक रिक्वायरमेंट में ये देख लेते हैं कि जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर है, कि हम उनकी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो गोरे होते हैं, जिसके अंदर जैसे Amazon एफिलिएट, जो कि हमारा कोर एक सब्जेक्ट होगा इस पूरे कोर्स का, कि हम Amazon की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने ब्लॉग के थ्रू या अपने YouTube वीडियो के थ्रू या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और उस जरिए से Amazon के जरिए हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप एस्टैब्लिश्ड फ्रीलांसर हैं ऑलरेडी, तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप फ्लिपेबल एसेट बना सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप घर में बैठी कोई फीमेल है जो कि घर बैठे कुछ ना कुछ अपने लिए कमाना चाहते हैं, तो आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग ना भी करें, फिर भी इसके अंदर जितनी भी स्किल हम आपको सिखाएंगे उनमें से कोई एक स्किल भी आपको मिलियनेयर बना सकती है। जैसे कि मैंने अभी फीमेल की बात की, तो अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी ऑफर करना स्टार्ट कर दें, तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो कंटेंट होता है वो हाई क्वालिटी का रिक्वायर होता है। और दुनिया में, बल्कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, दुनिया में जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो क्वालिटी कंटेंट राइटर्स हैं, बहुत कम है। तो अगर आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही इस कोर्स के थ्रू सीख लें और वो सर्विस फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या इवन फाइवर, अपवर्क, डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू ऑफर करना स्टार्ट कर दें, तो उसके जरिए भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं घर बैठे। इसके अलावा हम डिफरेंट मतलब मे बी सैकड़ों स्किल जो है वो इस कोर्स का पार्ट होंगे, जिसके अंदर नीच रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किस तरह करना है, लो कंपटीशन जो प्रोडक्ट है वो किस तरह फाइंड करनी है, फिर उनको प्रमोट किस तरह करना है, फिर वेबसाइट किस तरह बनानी है, वेबसाइट की डिजाइन और उसका यूआई और यूएक्स कैसे बेहतर करना है। इसके साथ साथ उस पर जो कंटेंट राइट करना है, वो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, वैल्यू एडेड कंटेंट क्या होता है, उसके लिए टूल्स क्या रिक्वायर होते हैं, और इसके साथ साथ एसईओ और एसईओ की डिफरेंट फील्ड्स, जिसके अंदर ऑन पेज एसईओ आ जाती है, ऑफ पेज एसईओ आ जाती है, टेक्निकल एसईओ आ जाती है, और इसी तरह की जो इनसे रेलेवेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके अंदर लिंक बिल्डिंग, मतलब लातादाद फील्ड्स आप इसके अंदर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और वो सारी की सारी स्किल्स होंगी। उनमें से कोई एक भी स्किल के अंदर अगर आप मास्टर हो गए, तो वो स्किल मैं दोहराई देता हूं आपको मिलियनेयर बना सकती है। इसके साथ साथ हम पेड एड्स को भी देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग हम पे पर क्लिक के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड होता है कि अगर आप सिर्फ YouTube वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के बदले में आप उस प्रोडक्ट की सेल का पार्ट बनते हैं या कोई भी लीड जनरेट करते हैं और उसके थ्रू आपको एफिलिएट का कमीशन मिलता है। अभी मैं बार बार एक चीज यूज कर रहा हूं कि प्रोडक्ट को सेल करवाने में उसकी हेल्प करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ सेल बेस्ड ही काम होता हो। मैं ये टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं कि 90% ऑफ द टाइम्स जो एफिलिएट का कमीशन होता है वो आपको किसी की प्रोडक्ट सेल करवा कर ही मिलता है। इसके अंदर अगर आप किसी को लीड जनरेट करवा के देते हैं या इवन किसी का कोई सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करवाने में किसी की हेल्प करते हैं या अपने ब्लॉग के थ्रू उसको ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज है जिनके अंदर
वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, अगर आप उनकी वेब होस्टिंग बिकवाने में उनकी हेल्प करते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक कमीशन देते हैं। इसी तरीके से टूल्स होते हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कोई ग्रामर चेक का टूल है ऑनलाइन, वो भी आपको एफिलिएट कमीशन ऑफर करते हैं कि आप उनकी जो टूल है वो बिकवाने में उनकी हेल्प करें अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसके बावजूद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अनलाइक फ्रीलांसिंग में आपको टाइम देना पड़ता है, लाइक आपको मैसेज पर वेट करना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और इसमें आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है। तो अगर आप 2-3 घंटे डेली भी दे सकते हैं और आप स्टूडेंट हैं तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप बहुत बड़ा खेलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि $1-2 लाख का मेरा एक एसेट बन जाए जिसको मैं 1-2 साल के अंदर फ्लिप कर सकूं और मैं रेवेन्यू इकट्ठा जनरेट कर सकूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप एफिलिएट मार्केटर को हायर कर लेते हैं जिसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक कंटेंट राइटर्स को, एसईओ के बंदे को एंगेज कर लेते हैं और प्रोडक्ट जो सिलेक्ट कर लेता है, निश रिसर्चर होता है उसको एंगेज कर लेते हैं, तो सिर्फ आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और इसके जरिए फ्लिपेबल एसेट को बना सकते हैं। तो ये हमारा मेन मोटो होगा कि आप में से हर बंदा ये कर सकता है। प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसको बना लें, और इसके साथ साथ आपकी जो रिसर्च की थोड़ी कैपेबिलिटी है वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, अब ये सब कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि यार ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा, क्या हम ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल इजी काम है। आप जितने भी बिजनेसेस करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सब में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है और डेफिनेटली आपकी जो अटेंशन है, और इससे बढ़कर जो एक मेन की इंग्रेडिएंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में जरूर कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर कोई ऐसी टर्म यूज होती है जो आपको समझ नहीं आती, आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो हमारी टीम हर वक्त आपके लिए मौजूद है। आप उनसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्यूरी का जवाब ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि किन मेथड्स के थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और इस कोर्स में हम आपको किन किन तरीकों के बारे में बता रहे होंगे जिनके जरिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है जिसके थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर सबसे पहली जो हम लर्न कर रहे होंगे वो है एसईओ एंड ब्लॉगिंग। एसईओ, जिसके अंदर मेरी ज्यादा एक्सपर्टीज है। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक टेक्निक है, एक वे है जिसके थ्रू हम अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को गूगल में या दूसरे सर्च इंजन में रैंक करते हैं, ताकि जिस कीवर्ड को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक कीवर्ड पर हमारी वेबसाइट रैंक हो, और उस कीवर्ड पर अगर सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे खड़ी हो, ताकि वहां से जो विजिटर हैं, जो सर्च करने वाला बंदा है, वो हमारी वेबसाइट तक पहुंचे। और आगे हम वेबसाइट पे कंटेंट ऐड करेंगे और उस कंटेंट को एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स के थ्रू मोनेटाइज करेंगे, ताकि कोई बंदा अगर वहां पे अपना माइंड बना लेता है हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद कि भाई ये वाली प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, तो वो उस प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करके अपने डेस्टिनेशन पे जाए और वहां से प्रोडक्ट बाय कर ले, या जो भी एक्शन हमने कमिट किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है यूजर को, वो परफॉर्म कर ले, तो उस एक्शन के बाद हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कमीशन जो है हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सो सबसे पहले हम एसईओ एंड ब्लॉगिंग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे। ब्लॉगिंग क्या होती है? जिस आपको एक ब्लॉग बनाना, एक वेबसाइट बनाना, और इसके अंदर हम देखेंगे कि अच्छा ब्लॉग कौन सा होता है, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस कितना इंपॉर्टेंट है और हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, एक क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखा जाता है, अच्छा राइटर कैसे बना जाता है, और उसकी सर्विसेज कैसे ऑफर की जाती है, या अपने ब्लॉग के लिए भी एक अच्छा कंटेंट किस तरह हम राइट कर सकते हैं और उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसईओ के बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ऑन पेज एसईओ होती है, इसके साथ साथ टेक्निकल एसईओ जो कि बहुत क्रूशियल हो चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसके साथ साथ हम ऑफ पेज एसईओ भी लर्न करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम सेकंड टेक्निक या सेकंड मेथड जो हम यूज कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो है यूट्यूब के थ्रू। देखिए, हम किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं एक वीडियो के थ्रू, और उसको हम यूट्यूब पे पुट कर सकते हैं। देखिए, मेथड सिंपल सा है कि कोई भी हमारी वीडियो देखने आया, उसने उस प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ा, उसको पसंद आई, हमने रिकमेंड की कि ये डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मौजूद है, आप उस डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट पे जाएं, उसको बाय करें। जो भी वो बंदा बाय करेगा और उसका एफिलिएट का जो कमीशन है वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग, हम लोगों को ईमेल करें और एक स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी डिटेल्स, उसको पिच करें और उसको हम कन्विंस करें कि वो ये प्रोडक्ट बाय करे। अल्टीमेटली हमें जो उस प्रोडक्ट का कमीशन है हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह पे पर क्लिक, जिसके अंदर एड्स शामिल है, हम एड्स के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट एड्स के अंदर फेसबुक एड्स शामिल है, गूगल एड्स शामिल है, गूगल एड्स के अंदर ही यूट्यूब एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, हम इनको भी इन डेप्थ इंशाल्लाह देखेंगे और उनके थ्रू भी हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है वो सीखेंगे। अच्छा, अब ये जब एड्स की बारी आती है तो इसके अंदर डेफिनेटली पैसा इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। तो अगर कोई बंदा विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ये काम करना चाहे तो ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है
कैसे? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपने 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 गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना है या उनको रन करवानी है, ये मैनेज करवानी है। तो आप ये स्किल एज अ सर्विस भी डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ऑफर कर सकते हैं। ये अच्छी बात ये है कि ये मंथली या रिकरिंग बेस भी होते हैं। तो ये लीजिए, आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हमसे लें और हर महीने हमारे एड्स को, जिसके अंदर इंस्टाग्राम के एड्स हो सकते हैं, स्नैपचैट के एड्स हो सकते हैं, फेसबुक के एड्स हो सकते हैं, गूगल एड्स हो सकते हैं, यूट्यूब एड्स हो सकते हैं, या डिफरेंट आप गिनते जाएं, ये एड्स हो सकते हैं, ये मैनेज करें और हमसे अपना जो पैसे हैं वो लें। तो इसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेन कुछ टेक्निक्स थी जो हम एक्चुअली यहाँ पे लर्न करेंगे और उसके थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अर्न करेंगे। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ओके, सो तो अब असल मरहला आ पहुंचा है, मेन क्रूशियल टाइम, जब आपने अपने एफिलिएट मार्केटिंग का प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट करना है। सो अब तक हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, स्कोप देख रहे थे, कौन लोग कर सकते हैं वो देख रहे थे, तो सारा कुछ अभी थ्योरी बेस्ड था। आई होप कि आप लोग मोटिवेटेड होंगे, एक्साइटेड होंगे इस जर्नी को स्टार्ट करने में और आपको अपनी मंजिल थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी होगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमने कंसंट्रेटेड रहना है और बिल्कुल फोकस्ड, इधर उधर आपने देखना नहीं, पलक आपने झपकना नहीं, क्योंकि अभी जो मेन क्रूशियल सीन है स्टार्ट होने वाला है। सो पहली चीज, बुनियादी चीज जिसपे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के, चाहे वो ब्लॉग हो या चाहे आप एसईओ के थ्रू उसको रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका मेन क्रूशियल चीज है ना, जिसपे बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस रिलाय कर रही होगी, वो होगी आपकी नीच सिलेक्शन, जिसको नीच रिसर्च भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नीच होती क्या है। व्हाट इज नीच? नीच एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कैटेगरी है या माइक्रो कैटेगरी है, एक ऐसी समझ लीजिए एक पॉइंट है जिसके बारे में दुनिया सर्च करती हो या जिसकी कोई स्पेसिफिक ऑडियंस मौजूद हो, या मतलब वो चीज नीच है जिसके बारे में सर्च होती है। सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊं, सो मेरे सामने अगर कैमरा है, ये नीच है। मेरे सामने अगर कोई गार्डनिंग है, वो नीच है। होम बेस कुछ हो रहा है, वो नीच है। किचन की जो एक्सेसरीज हैं वो नीच है। तो जो कुछ भी हम जिसके बारे में ऑडियंस हमारे पास मौजूद है, जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं, हर वो चीज नीच है। और नीच की आगे कुछ कैटेगरीज हैं वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। सो आई होप कि मैंने बड़े आसान से अल्फाज में आपको ये समझा दिया होगा कि नीच होती क्या है। अब मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नीच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या होती है, कैसे ढूंढते हैं, और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैंने कहा कि ये हमारा जो मेन सक्सेस का जो राज है वो हमारी अच्छी नीच की सिलेक्शन में है, अच्छी नीच रिसर्च में है। जब मैं सिलेक्शन का जिक्र करूं या रिसर्च का जिक्र करूं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इजी रहना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इस पर स्ट्रिक्ट नहीं रहना, आपने बिल्कुल लूज लूज खेलना है, हमने बिल्कुल ईजी होकर काम करना है। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ईजी रहना है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के साथ फोकस होके और टेंशन स्ट्रेस लिए बगैर काम करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस जो है ना वो पक्की है इंशाल्लाह ताला। तो नीच पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। नीच इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बुनियादी वो टॉपिक है, वो कैटेगरी ऑफ टॉपिक है जिसके बारे में आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। आप रैंक करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आपको कंटेंट अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, लैंग्वेज नीच की कौन सी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नीच मुझे कितना पैसा दे सकती है, या उस नीच की इंटेंट क्या है। वो लोग जब उसके बारे में सर्च करते हैं तो वो एक्चुअली चाह क्या रहे होते हैं, क्या क्या वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या जानना चाह रहे होते हैं जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। और साथ साथ सीजनैलिटी क्या होती है कि ये साल के कितने अरसे मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में कामयाब होगी, ये स्पेसिफिक नीच, और साथ साथ इसमें प्रॉफिट कितना है यार, पैसा कितना इन्वॉल्व होगा, या पैसे इन्वॉल्व है भी सही है नहीं, मेरे खर्चे निकलेंगे, या मैं खर्चे ज्यादा करता रहूं, पता चले कि मेरी वेबसाइट रैंक भी हो जाए लेकिन उस पर इतनी ट्रैफिक ही ना हो, इतना उसका सर्च ही ना होती है मंथली कि मुझे वो ज्यादा कुछ पैसे दे सके। तो ये बहुत कुछ कंबाइंड होता है नीच सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो अभी जैसे मैं जिक्र किया कि यार नीच सिलेक्शन सबसे, मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के जर्नी में, और ब्लॉगिंग और एसईओ के साथ अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो उस सिनेरियो में। अच्छा, अब बिगिनर को कौन सी नीच सेलेक्ट करनी चाहिए, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली आप में से जो लोग होंगे बिगिनर्स होंगे, डेफिनेटली एक्सपर्ट्स भी आएंगे ये देखने, लेकिन बिगिनर के लिहाज से हमने बिगिनर फ्रेंडली इस कोर्स को बनाना है ताकि सब लोग इसे इस्तेफादा हासिल करें। तो बिगिनर के लिए किन चीजों को ख्याल रखना चाहिए नीच सेलेक्ट करते वक्त? सबसे पहली और सबसे बुनियादी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बिगिनर हैं और एफिलिएट मार्केटिंग में जंप करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज इसका आपने ख्याल करना है कि जिस नीच को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस पे कंपटीशन लो से लो हो, कम से कम हो, ताकि हमारी जो रैंकिंग है उस तक का जो जर्नी है वो कंपैरेटिवली आसान हो। डेफिनेटली आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, लेकिन हम उसको आसान से आसान करने की कोशिश करेंगे जब हम अपने एफिलिएट की जो नीचेज हैं वो चूज करेंगे जिसपे कंपटीशन कम से कम हो। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि वो जिस नीच को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस पे हमारी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, अगेन इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना, कमांड जरूर हो। लेट्स सपोज आप
आप वेबसाइट बनाते हैं जी, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, लेट्स सपोज एक एफिलिएट ये नीश है कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, जिसमें हम जिक्र करेंगे कि यार अच्छा गेमिंग लैपटॉप कौन सा है, उसके रिव्यूज उसके देंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे कि यार इस लैपटॉप ये क्यों अच्छा है, अगर अच्छा है तो, और इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी प्राइस वाइज ये कैसा है, ये कंपनी कौन सी है, रिलायबल है नहीं रिलायबल, तो ये सारा कुछ होगा। तो अगर आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगा, आपको उसके बारे में थोड़ी सी आप उससे फेमिलियर होंगे, तो आपको कंटेंट जनरेट करते हुए, कंटेंट राइट करते हुए कंपैरेटिवली आसानी होगी। और इसके अंदर हम टर्म यूज करेंगे आगे जाके जिसको हम बोलते हैं कंटेंट कवरेज, और उसमें भी आपको आसानी होगी जब आप एक ऐसी नीच सेलेक्ट करेंगे जिसका कंपटीशन लो हो और उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। मैं इसको समराइज कर देता हूं कि बिगिनर को कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। कंपटीशन, कम से कम वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि उस नीच पर लोग कितना सर्च करते हैं उसके बारे में, तो इसको बोलते हैं सर्च वॉल्यूम। कि अगर एक वेबसाइट एक नीच लेट्स सपोज जैसे हम बेस्ट हम देख लेते हैं बेस्ट गिटार, तो बेस्ट गिटार को कितने लोग सर्च करते हैं। नेक्स्ट है कहां से सर्च करते हैं। लेट्स सपोज जहां पे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा इन है और वो है डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए में सबसे ज्यादा इस पे काम होता है। उसके बाद जहां जहां अमेजॉन मौजूद है वहां वैसे होती है एफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन के साथ। वैसे तो हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे हर कंट्री में तकरीबन हो सकती है, लेकिन हम ओवरऑल हम एक जेनेरिक चीज देख रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग विद अमेजॉन नॉर्मली यूएसए में सबसे ज्यादा इन है। उसके बाद जहां जहां पर अमेजॉन मौजूद है और जहां जहां पर अमेजॉन के जरिए शॉपिंग होती है वहां पे अमेजॉन एफिलिएट हम मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप कनाडा देख लें, यूके मतलब यूएसए के बाद यूके सबसे बड़ी मार्केट है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, अब सऊदी अरेबिया में आ गई है, इवन गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज में कदम रख चुका है अमेजॉन। सो बिगिनर को वो नीच सेलेक्ट करनी चाहिए जिसपे कंपटीशन लो हो, सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, मतलब लोग ज्यादा सर्च करते हैं उसके बारे में। अब ज्यादा सर्च से क्या मुराद है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि एक प्रोडक्ट अगर लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि $100 की है, अगर $100 की एक प्रोडक्ट बिकती है तो हमें कितना कमीशन मिलेगा उसमें से, ये यहां से डिफाइन होगी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट $10,000 की है तो उसमें से जो कमीशन बनेगा वो हमारा बहुत ज्यादा बनेगा। अगर एक प्रोडक्ट $5 की है तो उसमें से जो कमीशन बनेगा वो कंपैरेटिवली कम बनेगा। लेकिन आपने अगर आप न्यू भी हैं, अब बिल्कुल बिगिनर हैं, आप बिल्कुल एफिलिएट मार्केटिंग का जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। आपने वो फोकस करना है कि जिसको आप जल्द रैंक कर सके। क्यों? ये सवाल पैदा होता है क्यों? क्योंकि जो बिगिनर होता है उसको मेन जो कंसर्न होता है, जो मैंने अपने पिछले तकरीबन 15 साल के ऑनलाइन एक्सपीरियंस में से लर्न किया, वो ये है कि जब आप न्यूबी होते हैं और आप किसी फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो आपकी पैनिक कर जाने की जो शरह होती है, जो परसेंटेज होती है, ये जो टेंडेंसी होती है ज्यादा होती है। मतलब एक टाइम पे आपको थोड़ा सा लगा कि नहीं यार चीजें वैसे काम नहीं करें जैसे मैं चाहता हूं, तो आप पैनिक करके आपने छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर आपने कोई ऐसी नीच सेलेक्ट कर ली, अभी तो आपने थोड़ा सा आप कह देंगे यार एक्साइटेड हो कि आपने कहा जी नहीं मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करूंगा जिसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। लेकिन पता चला कि उस प्रोडक्ट का जो कंपटीशन था वो इतना हाई था कि आप एज ए न्यूबी उसको रैंक करने में बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो सकते थे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिन रात बैठ के उस पर काम कर रहे हैं और वो रैंकिंग में उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे आप चाहते हैं, तो अब क्या होगा, आप पैनिक करेंगे और उसको छोड़ देंगे। और हम ये नहीं चाहते कि आप एक दफा इस फील्ड के अंदर एंटर हो और आप क्विट करें। नो, नेवर, दैट्स नॉट द क्वेश्चन इवन। तो नेक्स्ट सीजनैलिटी क्या होती है जी? सीजनैलिटी में हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट साल में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा हिट होती हो। एग्जांपल देता हूं, यूएसए की कोई ऐसी स्टेट है जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और मतलब दो मौसम होते हैं, एक समर होता है, विंटर होता है। तो अब आप अगर वहां पे लिहाफ बेचना चाहते हैं, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बिकवाना चाहते हैं, इस तरह कर लेते हैं, तो क्या होगा, वहां पे गर्मियों में लिहाफ नहीं बिकेंगे। तो वो सीजनैलिटी जो है वो गर्मियों के अंदर उसकी सीजनैलिटी डाउन हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि यार ये इस सीजन में तो सेल्स नहीं आ रही, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। सो इस चीज को भी आप कंसीडर करेंगे। सो अल्टीमेटली मैं जो बेसिक क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ सेक्शन क्राइटेरिया ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली, लेकिन सबसे मेन चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जो नीच, अगर आप बिगिनर हैं, न्यूबी हैं, जिस नीच को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर कंपटीशन ज्यादा ना हो। ये बेसिक चीज है। वजह मैं आपको बता चुका हूं, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा अगर आपने किसी हैवी चीज में हाथ डाल लिया। स्टार्ट लें बिल्कुल लाइट चीज से, लो कंपटीशन नीच से, और ग्रेजुअली आप बढ़ते जाएं और फिर आप जितना मर्जी खुल के खेलें, इंशाल्लाह ताला सारी चीजें रैंक होंगी और बहुत सारा पैसा आएगा इंशाल्लाह ताला। अभी हमने नीच सिलेक्शन की जो इंट्रोडक्शन है वो देखा और उसका बेसिक क्राइटेरिया और कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उनका जिक्र किया।
अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली किस चीज को हमने कैसे परफॉर्म करना है और ये एक्चुअली होते क्या है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सर्च वॉल्यूम का। सर्च वॉल्यूम वो वॉल्यूम है, वो नंबर्स हैं कि जिसमें हर मंथ कितनी बार एक स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च होता है किसी भी सर्च इंजन में। रिपीट कर देता हूं, कीवर्ड कोई भी वो टर्म हो सकती है जो हम गूगल करते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं गूगल में सर्च करते हुए वो कीवर्ड कहलाता है। तो हर महीने एक स्पेसिफिक जो कीवर्ड है, एक स्पेसिफिक टर्म है, वो कितनी बार सर्च होती है। इससे हमें ये अंदाजा होता है कि जिस कीवर्ड को हम रैंक करने जा रहे हैं, रैंक करना चाह रहे हैं, वो महीने में कितनी बार सर्च होता है। अगर वो बहुत कम बार सर्च होता है तो डेफिनेटली हमारे पास जो ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक आने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। लेट्स सपोज अगर एक कीवर्ड महीने में 2000 बार सर्च होता है तो उतने ही हमारे चांसेस होंगे कि उतनी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगी। अब अगर एक कीवर्ड ज्यादा बार सर्च होता है गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर, अभी हम गूगल को इसलिए हम कंसीडर करते हैं क्योंकि एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो आप ये जूम कर लीजिएगा जब मैं गूगल का जिक्र करूं तो सर्च इंजन का ही जिक्र कर रहा हूं। तो गूगल के अंदर सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी बार एक कीवर्ड सर्च हो रहा है और उसमें से कितने % चांसेस हैं, उसमें से कितने लोग हमारी वेबसाइट पे लैंड करेंगे। अगर हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाती है तो डेफिनेटली जो नंबर 1 वेबसाइट होती है उसको सबसे ज्यादा चंक मिलता है ट्रैफिक का, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह। और पहले पेज के बाद तो अगर दूसरे पेज पे वेबसाइट आ रही हो तो कहा जाता है कि लास्ट छुपाने की सबसे अच्छी जगह जो है ना गूगल का पेज नंबर 2 है। तो सर्च वॉल्यूम का हम जिक्र कर रहे थे, तो उसके लिए हम बेसिकली मैं आपको 2 टूल्स बताऊंगा, उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। तो सबसे पहले है कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर एक पेड टूल है, ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप इसको बाय कर लेते हैं $10 का है और ये $10 आपको तकरीबन 6 महीने साल के लिए बहुत है। मतलब आपकी अगर बेसिक आपकी पर्सनल नीड है उसके लिए 6 महीने साल चल जाएगा सिर्फ $10 लगा के। सेकंड, इसका जो नियर टू एक्यूरेट इसका वर्जन है या इसका अल्टरनेटिव है वो है कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं खर्चा होता, लेकिन उसमें थोड़ा सा डेटा की एक्यूरेसी कीवर्ड एवरीवेयर बेहतर है, जबकि कीवर्ड सर्फर की जो डेटा की एक्यूरेसी है वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कम है, कीवर्ड एवरीवेयर बेहतर है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ $10 तो आप जाके उनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, कार्ड के जरिए, पेपैल के जरिए, जो भी आपको सूट करता हो। तो आप वो टूल बाय कर लें और बस वो आपको तकरीबन 1 लाख क्रेडिट मिलते हैं आपको $10 में, और आपको तकरीबन 6 महीने मेरे ख्याल में बहुत होते हैं, बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ओके, सो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया वो है कीवर्ड की डिफिकल्टी। एक कीवर्ड को एक टर्म को कितना एक डिफिकल्ट है उस टर्म के अगेंस्ट अपनी वेबसाइट को वहां पे रैंक करना, यह कहलाता है कीवर्ड डिफिकल्टी। जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा होगी उतना ही मुश्किल है उस वेबसाइट को उस स्पेसिफिक जो टर्म है या स्पेसिफिक कीवर्ड है उसके अगेंस्ट रैंक करना, और जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी उतना ही कंपैरेटिवली आसान है। अगेन ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, हमने चूंकि कुछ ना कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट करने हैं फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें हम इन स्टैट्स का जिक्र कर रहे हैं। मतलब आप ये नहीं समझें कि बस ये बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट रूल है और इसके अलावा हम इधर उधर नहीं निकल सकते, तो ऐसा आपने नहीं सोचना। सो कीवर्ड डिफिकल्टी के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है मोज, MOZ। अच्छा, मोज कीवर्ड डिफिकल्टी का गूगल से क्या ताल्लुक है? मोज कीवर्ड डिफिकल्टी का गूगल से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि कहीं गूगल का कोई ऑफिशियल एक टूल है जो कि आपको कीवर्ड डिफिकल्टी जानने में हेल्प करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मोज एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज, बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा आपको बताता है कि अगर आपने एक कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करना है तो उस पर रैंक करना कितना एक मुश्किल होगा। वो 0 to 100 स्कोर होता है। अगर किसी कीवर्ड का स्कोर डिफिकल्टी स्कोर 1 है तो इसका मतलब है तो उस पर रैंक करना बहुत आसान है। अगर एक कीवर्ड डिफिकल्टी का स्कोर 99 है तो इसका मतलब है कि उसको रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अपेरेंटली। सो हम मोज यूज करेंगे और मोज का भी पेड वर्जन, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा और खर्चे वाली बात आ गई। मोज का आप पेड वर्जन, आप इसका ट्रायल भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कार्ड अटैच करना जरूरी है, लेकिन मेक श्योर करें कि जब आप ट्रायल आपका एक्सपायर होने वाला हो और आप नहीं चाहते कि आपके अकाउंट से डिडक्शन हो तो आपने मोज से कार्ड अपना डिटैच कर लेना है, हटा लेना है। अदरवाइज जब उसका ट्रायल पीरियड खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड को चार्ज कर लेगा और अच्छी खासी हैवी अमाउंट होती है, तो फिर आपने कहना तनवीर नाडला साहब ने फंसा दिया, हमारा कार्ड जो है ना वो चार्ज हो गया। सो कीवर्ड डिफिकल्टी के लिए याद रख लें मोज। अच्छा, अब आप जब मोज पे जाएंगे, जब कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकली भी डेफिनेटली करेंगे, तो वहां पे आपको सर्च वॉल्यूम वहां भी नजर आ रहा होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार अभी सर ने बताया था कि कीवर्ड जो सर्च वॉल्यूम है उसके लिए हमें यूज करना है कीवर्ड एवरीवेयर, या अगर फ्री अल्टरनेटिव यूज करना चाहते हैं तो कीवर्ड सर्फर, लेकिन मोज भी तो कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो दिखा रहा है, तो फिर हम कीवर्ड एवरीवेयर को क्यों देखते हैं? अच्छा, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं होता। ये एस्टिमेटेड जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप 100% किसी टूल पर रिलाय नहीं कर रहे हैं, हम
लेकिन हम जस्ट आइडिया लेना है, हमने बेसिक अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है और जो बेसिक जनरल सा क्राइटेरिया है उसको मीट करना है। तो उसके लिए हमें इन टूल्स पर रिलाय करना पड़ता है। तो कीवर्ड एवरीवेयर को हम यूज करेंगे किस काम के लिए? सिर्फ सर्च वॉल्यूम देखने के लिए। और ये सर्च वॉल्यूम ग्लोबल होता है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि अगर कोई कीवर्ड जिसका हम सर्च वॉल्यूम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्लोबली पूरी दुनिया में कितनी दफा सर्च होता है मंथली, वो नंबर्स आएंगे। तो कीवर्ड सर्फर में अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसके लिए कीवर्ड सर्फर भी यूज कर सकते हैं। वो आपको बताएगा कि एक एग्जैक्ट किस कंट्री के अंदर इस स्पेसिफिक सर्च कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है। तो नंबर 1 नोट डाउन कर लें कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, और सेकंड कीवर्ड की डिफिकल्टी। थर्ड हमने मालूम करना है कि किसी भी कीवर्ड की जो सीजनैलिटी है, जो ट्रेंड है, वो क्या है। देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लिहाफ बेचने जा रहे हैं और आप किसी ऐसी कंट्री में लिहाफ बेचने जा रहे हैं जहां पे 2 सीजन चलते हैं साल में, समर भी होता है, विंटर्स भी होते हैं। तो अगर सर्दियों में तो वो बंदा सर्च भी करेगा जी मुझे लिहाफ चाहिए, कौन सा लिहाफ अच्छा है, कहां से बाय करूं, और वो लिहाफ मंगवाएगा, उसकी सेल जो है ना वो बढ़ जाएगी जितनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी। और उस हिसाब से अगर उस कंट्री का, उस शहर का, जहां भी इस एरिया का मौसम की शिद्दत के हिसाब से उससे रेलेवेंट जो आइटम है उसकी जो सेल है वो एक्सपोनेंशियल उसके अंदर ग्रोथ आएगी। अब अगर वहां पे गर्मी आ गई और अब आपने वेबसाइट रैंक कर लीजिए वो बेस्ट मैट्रेस या लिहाफ या जो भी आप कह लें, वो अब मेरी वेबसाइट रैंक है टॉप पे, लेकिन मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही। अब मैंने देखा था यार सर्च वॉल्यूम भी उसका अच्छा है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उस स्पेसिफिक जो टर्म है, जो कीवर्ड है, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो एवरेज है, वो लास्ट 12 मंथ का एवरेज है। अब उस एवरेज में एक दफा हो सकता है कि 10,000 दफा सर्च हुआ हो, एक महीने 8,000 हुआ, दूसरे महीने 3,000 हुआ हो, और एक टाइम में 500 भी ना हुआ हो, लेकिन वो जो आपको सर्च वॉल्यूम दिखा रहा होता है वो एवरेज होती है। तो गूगल ट्रेंड के अंदर ट्रेंड या सीजनैलिटी चेक करने के लिए वो आपको पूरे साल का और पिछले इवन 5 साल का भी ट्रेंड की लाइन शो करता है कि इस स्पेसिफिक सर्च जो कीवर्ड है इसका ट्रेंड क्या रहा, कब ये हॉट हुआ, कब बहुत ज्यादा सर्च होने लगा था, कब इसका ट्रेंड बिल्कुल डाउन हो गया। तो ये थर्ड एक चीज है जिसको हमें नोट डाउन करना है, ट्रेंड या सीजनैलिटी। इसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने आपको। आप वहां पे जाके अपने किसी भी कीवर्ड का और किसी भी कंट्री के अंदर उसका ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि किस महीने इसका ट्रेंड कितना रहा और किस महीने डाउन हुआ और ओवरऑल इसका क्या सीजनैलिटी रही। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपको ये जानने के लिए कि अगर आप किसी भी कीवर्ड पे काम करने जा रहे हैं, किसी कीवर्ड को रैंक करने जा रहे हैं, तो उसकी सीजनैलिटी क्या है, कब कितनी बार वो सर्च होता है। अच्छा, इसके बाद आपने देखी है प्रोडक्ट की प्राइस। मैंने पहले जिक्र किया था प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपने चेक करनी है, अगर मेरा आपका माने तो प्रॉफिटेबिलिटी फिलहाल चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू भी इस फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे आप मत जाएं, क्योंकि हमारा जो पहला गोल है वो है चीजों को सीखना, अपने हाथों से वेबसाइट को रैंक करना, ट्रैफिक लाना और वहां से सेल्स जनरेट करना, चाहे इनकम जितनी मर्जी आए। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर जाएंगे तो आई एम श्योर कि फिर चाहे जितना बड़ा मर्जी महंगी प्रोडक्ट आ जाए, जितना हैवी कीवर्ड आ जाए, कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा वाला कीवर्ड आ जाए, आप सारे कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंटीग्रेट हो चुका होगा। सो ये मेक श्योर करें कि आप प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप न्यू भी हैं तो चेक ना करें, खैर है। अगर स्टिल आप इंसिस्ट करते नहीं यार मैं कीवर्ड की प्रॉफिटेबिलिटी जरूर चेक करनी है कि प्रोडक्ट कौन सी चूज करूं तो कितना मुझे कमीशन आएगा, अगर आप कैलकुलेशन करने वाले बंदे हैं। अच्छा, न्यूबी के साथ ये भी मसला होता है यार, वो कैलकुलेशन बात करता है, तो कैलकुलेशन किए बगैर भी किसी चीज के अंदर बस एंटर हो जाया करें, जंप लगा दिया करें, बस फिर आगे मालिक होता है। खैर, इसके लिए हम जिस भी एफिलिएट नेटवर्क के साथ अटैच हो रहे हैं, नॉर्मली हम अभी Amazon को देख रहे हैं, तो वहां पे आप Amazon पे जिस निच को सिलेक्ट कर रहे हैं उस निच को जाके Amazon पे सर्च करेंगे और वहां पे उस प्रोडक्ट की जो नॉर्मल प्राइस रेंज होगी उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये वाली जो प्रोडक्ट है ये $80 से $200 के दरमियान अवेलेबल होती है, ये प्रोडक्ट $500 से $1000 के दरमियान अवेलेबल है, ये $10,000 से $1,00,000 के दरमियान अवेलेबल है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस प्रोडक्ट को अगर टारगेट करेंगे तो पोटेंशियली आपको कितना फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, इसके बाद हम कुछ मजीद 1-2 टूल्स यूज कर रहे होंगे, कुछ गूगल क्रोम की एक्सटेंशन यूज कर रहे होंगे। उसके अंदर एक है एसईओ क्विक। एसईओ क्विक क्या करता है, वो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तक एक्सेस देता है, जैसे कि कौन सी वेबसाइट कितनी ट्रैफिक ले रही है। अगेन इट्स एन एस्टिमेट, ये फाइनल फिगर नहीं है, ये जस्ट एस्टिमेट है कि कौन सी वेबसाइट कितनी ट्रैफिक ले रही है। हमें क्या फायदा होता है, हमें अपने कंपैरेटर्स को स्पाई करना है, हमने अपने कंपैरेटर्स पर नजर रखनी है, हमने उनकी स्ट्रेटजीज पर नजर रखनी है ताकि हम उनसे बेहतर परफॉर्म करें और हम उनसे ऊपर रैंक हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा कौन सा कंपैरेटर कितनी ट्रैफिक ले रहा है मंथली, इस पर हमारी नजर हो, और इससे भी हमें आइडिया होगा कि यार इस वेबसाइट पे इतनी प्रोडक्ट प्राइस रेंज वाली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और अगर हम अपनी
अगर हम इस कीवर्ड पर रैंक हो जाते हैं, अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचने में कामयाब हो जाते हैं, इस पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो हमारे लिए उसमें से कितना चंक बनेगा रेवेन्यू का और कितना फायदा होने वाला है। तो स्पाई करना अपने कंपैटिटर्स पे इट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे दूसरे टूल्स भी होते हैं, जिसमें वो CFTF समरश के कुछ मैट्रिसेस हैं, वो बताता है आपको किसी भी वेबसाइट की एज है, वो बताता है। भी हम प्रैक्टिकल देख लेंगे सारा कुछ। तो ये बेसिक कुछ टूल्स हैं जिनको आपके पास इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। इसके अलावा एक और टूल जो कि बहुत महंगे, मैं आपको बता रहा हूं पहले ही, ahrefs.com। ये सबसे हैंडी टूल है जब आप SEO की बात करते हैं। तो SEO में अगर आपके पास ahrefs.com ही बोल लेता हूं, आप ahrefs.com भी बोल सकते हैं, जो मर्जी आप इसको बोल लें, इट्स अप टू यू। तो ahrefs जो है ये सबसे हैंडी टूल है। तो अगर आपके पास, अगर आप इसको बाय करने की इस्तेताअत कैपेसिटी रखते हैं, तो आप इसको जरूर आपको बाय करना चाहिए। अगर नहीं रखते तो हम गाय बगाए उसके जो फ्री अल्टरनेटिव्स हैं, डेफिनेटली वो उतने एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि जो Ahrefs के पास डेटा है वो किसी और टूल के पास नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि मतलब हम जैसे गरीबों के भी अपने मसले होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपनी चादर जितनी है उसको देखते हुए पांव फैलाएं, और उसके जो फ्री अल्टरनेटिव्स हैं उनको भी हम जरूर देखें। ओके, तो इस पार्ट में हमने देखा कि बेसिक टूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है। ओके दोस्तों, तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन से टूल जो पिछले सेशन में जिक्र किया जिनका, वो इंस्टॉल कैसे करनी है, वो काम कैसे करना है, उनकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, और उन पे प्रैक्टिकली हमने कैसे डेटा को फाइंड करना है और अपने पसंदीदा या अपने रिक्वायर्ड डेटा तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया था सर्च वॉल्यूम का। सो सर्च वॉल्यूम में हमने दो टूल्स का जिक्र किया था, जिसमें एक था कीवर्ड एवरीवेयर और सेकंड था कीवर्ड सर्फर। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर पे टूल है। पहले वो बताया कीवर्ड एवरीवेयर पे टूल है। कीवर्ड एवरीवेयर को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि इसकी प्राइसिंग में यहाँ पे जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि $10 में तकरीबन 1 लाख क्रेडिट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। $50 में 5 लाख क्रेडिट और $100 में तकरीबन 1 मिलियन क्रेडिट्स आप बाय कर सकते हैं। सो कीवर्ड एवरीवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। कीवर्ड एवरीवेयर गूगल करें और ये chrome.google.com की जो एक्सटेंशन है क्रोम की, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पे जाएंगे, आपके पास गूगल क्रोम ब्राउजर होना जरूरी है। आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ये बटन है, और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। सो ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेलकम का जो पेज है ये यहाँ पे आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जाएंगे, ये टॉप कॉर्नर अगर आप देख रहे हो कीवर्ड एवरीवेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बल्कि यहाँ पे हाइड हो गया, इसको अनहाइड करने के लिए आप इस साइन पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन के साइन पे, कीवर्ड एवरीवेयर के सामने इस साइन पे क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाएगा, ये हाइड नहीं होगा, अनहाइड आपके पास शो होगा। अब यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, या साइन अप फॉर न्यू API की कर लें अगर आप पहली बार साइन अप कर रहे हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्लिक करना है, ईमेल मी द API की यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया था उस ईमेल पे जाना है, वो ईमेल देखेंगे योर कीवर्ड एवरीवेयर API की। यहाँ पे आप देखिए प्लीज क्लिक हियर टू एक्सेस योर API की। आप अपनी API की एक्सेस करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, API की कीवर्ड एवरीवेयर यूज करने के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, इसके बगैर कीवर्ड एवरीवेयर नहीं चलेगा। आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, वापस अपने कीवर्ड एवरीवेयर के जो बटन है वहां पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, और ये आपके सामने API की यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, वैलिडेट करेंगे, द API की इज वैलिड का यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। सो हमारी API की इनेबल हो चुकी है, कीवर्ड एवरीवेयर की कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पे करके और क्रेडिट लेनी है इसके, देन हमारा जो काम है वो फाइनल हो जाएगा, कीवर्ड एवरीवेयर चलना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अभी हम यहाँ पे इसकी बेसिक कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। API की सबसे पहले आपने देनी है, उसके बाद है कंट्री, आप किस कंट्री का सर्च वॉल्यूम देखना चाहेंगे। ग्लोबल, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्लोबल का मतलब है कि पूरी दुनिया में एक स्पेसिफिक कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है ये जाहिर करता है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनमें आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है वो चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसे ग्लोबल ही रखेंगे। नेक्स्ट है करेंसी, ये फिलहाल हमारे लिए इररिलेवेंट है, आप इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेटा सोर्स, इसको भी आप बाय डिफॉल्ट रहने दें। एनेबल डिसेबल मैट्रिक्स, आप सर्च वॉल्यूम का जो मैट्रिक्स है इसको एनेबल रहने दें। CPC हमारे लिए फिलहाल किसी काम का नहीं है। अगर हम जब SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो CPC को आप या तो ऑफ कर सकते हैं और ऑन रहने दे दो। जब आप किसी भी कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करेंगे तब आप इसको
इस सीपीसी को इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए। नेक्स्ट है कंपटीशन। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको अक्सर बच्चे भी भूल जाते हैं कि ये कंपटीशन है किस चीज से रिलेटेड। तो याद रखिए ये एसईओ का कंपटीशन नहीं है। एसईओ का कंपटीशन किसी कीवर्ड के कंपटीशन के लिए हम नोज यूज करेंगे, ये एड्स का कंपटीशन है। सो इस कंपटीशन को आपने ये नहीं कंसीडर करना कि ये किसी कीवर्ड के रैंक करने के लिए कंपटीशन है, नहीं। आप इसको ऑफ ही रख देंगे बेहतर है, ताकि आप किसी कंफ्यूजन का शिकार मत हो। अच्छा, ट्रेंड, अभी मैंने बात की थी हम ट्रेंड के लिए क्या यूज करेंगे, गूगल ट्रेंड्स। लेकिन कीवर्ड एवरीवेयर भी एक जो कीवर्ड का ट्रेंड होता है वो शो करता है। तो अगर आप गूगल ट्रेंड्स नहीं भी देखना चाहते, वो थोड़ा इन डिटेल होता है, रियल टाइम होता है। तो अगर आप ट्रेंड यहां से नहीं देखना चाहते, सेपरेट गूगल ट्रेंड यूज करना चाहते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर बेसिक आइडिया लेना है तो गूगल कीवर्ड एवरीवेयर का जो ट्रेंड है ये भी आपकी नीड्स पूरी करने के लिए काफी है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स हाईलाइटिंग। हाईलाइट कलर ये रखें। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आप कुछ भी गूगल में सर्च कर रहे हैं, और जब एक कीवर्ड सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करे, कीवर्ड एवरीवेयर उसको हाईलाइट कर दे। नेक्स्ट पेज आप चाहते हैं कि हाईलाइट वॉल्यूम हाईलाइट करो, जब भी किसी कीवर्ड का वॉल्यूम 1000 से ज्यादा हो तो उसको इस कलर के जरिए हाईलाइट कर दो। इसी तरह हाईलाइट सीपीसी, जिस भी कीवर्ड का सीपीसी इस इतने से कम हो या ज्यादा हो उसको हाईलाइट करे। या कंपटीशन, अगेन ये कंपटीशन एसईओ का कंपटीशन नहीं है, बार बार बता रहा हूं, आप बार बार भूलेंगे। ओके, अब सपोर्टेड वेबसाइट्स आप देख लें, इन तमाम वेबसाइट्स पर आपको जो सर्च वॉल्यूम है वो शो करवाएगा। अब अगर आपने अपने क्रेडिट्स बचाने हैं, सेव करने हैं, डेफिनेटली आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो क्रेडिट्स हैं उनको ज्यादा लंबे अरसे के लिए यूज करूं, तो आप इनमें से जो आपसे इररेलेवेंट हैं, जिन पर जाके सर्च करने से आप चाहते हैं कि सर्च वॉल्यूम का जो क्रेडिट है, जो कीवर्ड एवरीवेयर का क्रेडिट है वो यूज ना हो, तो आप उनको अनचेक कर देंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि जो यूट्यूब पे, जब भी मैं यूट्यूब पे सर्च करूं तो कीवर्ड एवरीवेयर का जो क्रेडिट है वो यूटिलाइज ना हो, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि बिंग सर्च पे, याहू सर्च पे इन चीजों में मेरे क्रेडिट्स ना हो, तो मैं इनको अनचेक करता जाऊंगा। मतलब इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट यूजेज फॉर विजेट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन तमाम ऑप्शंस को ओपन रखा तो आपके जो क्रेडिट्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी यूटिलाइज होंगे और एग्जॉस्ट कर जाएंगे। सो आपने इनको आप ऑफ ही कर दें तो बेहतर है। अब इन तमाम ऑप्शंस को ऑफ कर दें ताकि आपके जो क्रेडिट्स हैं वो सेव हो सके, वो वेस्ट ना हो। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो रिलेटेड विजेट भी आपको कीवर्ड एवरीवेयर शो करे, उसमें भी उसका वॉल्यूम और तमाम स्टैट्स शो करे, तो फिर आप इनको एनेबल रख सकते हैं। लेकिन यहां से आपके जो क्रेडिट्स हैं वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होंगे और आप बहुत जल्दी आपके क्रेडिट्स खत्म भी हो सकते हैं। इसी तरह मिसलेनियस सेटिंग्स हैं कुछ, इसमें आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो ये बेसिक सेटिंग थी कीवर्ड एवरीवेयर की। सो अभी मैं एक एपीआई की एक और, अच्छा यहां से आप परचेज एडिशनल क्रेडिट्स, यहाँ पे जाके आप क्रेडिट्स को बाय कर सकते हैं। बाय नाउ, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास पाकिस्तान में आप रहेंगे, जहां भी आप यहाँ से वो कंट्री ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। कंटिन्यू करेंगे आप। पे बाय कार्ड, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बाय करना चाहते हैं या आप पेपाल यूज करना चाहते हैं, आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप वो चूज करेंगे और यहाँ पे आप पुट करेंगे अपना डेटा क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके पास जो क्रेडिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अभी मैं इस प्रोसेस को स्किप करके आपको जो ऑलरेडी मैं बाय कर चुका हूं वो एपीआई की अटैच करता हूं ताकि हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो सके। अभी जो बाय करने हुए क्रेडिट्स, मैं उसको वैलिडेट पे क्लिक करता हूं, एपीआई की इनपुट की। अब मैं टेस्ट करने के लिए कि मेरा कीवर्ड एवरीवेयर सही चल रहा है या नहीं चल रहा, अब मैं गूगल में जाके कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता हूं। अब google.com पे कुछ भी लिखें, मैं लिखता हूं लाहौर वेदर। अब आप देखें कि बिल्कुल सर्च बॉक्स के बिल्कुल नीचे एक नई बार बन गई है जिसमें वॉल्यूम भी शो करवा रहा है 12,20,000 पर मंथ, सीपीसी $0.01। और ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड है कि किस महीने में ये सर्चेस कहां पहुंची। आप देख सकते हैं कि मई 2021 में 8,30,000 रही, जून में 10 लाख हो गई और जुलाई में वो सर्चेस 1.5 मिलियन हो गई। सो जो 12,20,000 है ये पिछले तकरीबन 12 महीने की जो एवरेज सर्च वॉल्यूम है उसको शो करता है। तो अभी हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो कीवर्ड एवरीवेयर है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और साथ साथ ये बार अभी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने वो मैट्रिक्स वाला ऑप्शन अनचेक ना किया हुआ होता तो यहाँ पे ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं इनके सामने भी आपका सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड और सारा कुछ शो हो रहा होता और वो आपके मैट्रिक्स, वो आपके जो क्रेडिट है उनको यूटिलाइज कर रहा होता। सो अगर आप चाहते हैं कि इन कीवर्ड्स का भी डेटा आपके पास आ जाए तो आप लोड मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज 8 क्रेडिट्स। तो ये 8 कीवर्ड्स हैं तो ये 8 क्रेडिट यूटिलाइज करेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, लाहौर वेदर 10 डेज 33,000 वॉल्यूम। इसी तरह लाहौर वेदर लाहौर 15 डेज 33,100, 12,000 लाहौर वेदर टुमारो 12,000। सो इन तमाम कीवर्ड्स का डेटा भी मेरे पास आ गया। लेकिन जहां पे ये सर्च करने से मेरा 1 क्रेडिट यूटिलाइज हुआ था, ये सिलेक्ट करने से मेरे 8
8 मजीद क्रेडिट्स भी यूटिलाइज हो गए। इसी तरीके से पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, ये 6 मजीद क्रेडिट यूटिलाइज होंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड मजीद यूटिलाइज होंगे। सो बेहतर है कि इनको ऑफ रखें ताकि आपकी जो अनयूजुअल कंजम्पशन है या अनवांटेड कंजम्पशन ऑफ क्रेडिट्स है वो ना हो और आपके पैसे की बचत हो। ओके, सो ये तो हो गया कीवर्ड एवरीवेयर, ये अभी फाइनल हो गया। अभी हमने एक और टूल का भी जिक्र किया था, वो था कीवर्ड सर्फर। अभी हम इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं कीवर्ड एवरीवेयर को, ताकि ओवरलैप ना करें कीवर्ड सर्फर और कीवर्ड एवरीवेयर। और हम गूगल पे जाके लिखते हैं कीवर्ड सर्फर। याद रखिएगा इन दोनों में से कोई एक टूल आप यूज करें, दोनों टूल यूज नहीं करनी, कोशिश करनी है। सो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, सिंपल है, जैसे हम कीवर्ड एवरीवेयर किया था। कीवर्ड सर्फर हैज बीन एडेड टू क्रोम, बस यहाँ पे ये डन हो गया। अब हम जाते हैं google.com पे, यहाँ पे हम लिखते हैं सेम कराची वेदर लिखते हैं। अब यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, अच्छा हमारी जो सर्च बॉक्स है, हमारी जो करंट लोकेशन है वो यूएस से शो हो रही है, तो हम इसका यूएस में जो वॉल्यूम है 6600 है। मैं यहाँ से गूगल की सेटिंग में जाता हूँ, सी ऑल सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ करंट रीजन, सेव करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मुझे ये कौन सा डेटा शो करेगा, पाकिस्तान का। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सर्च वॉल्यूम है वो 12,20,000 है, कराची का भी। सो ये कीवर्ड सर्फर का जो डेटा आपके सामने आ रहा है। कीवर्ड सर्फर एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई एपीआई की नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई क्रेडिट्स नहीं चाहिए और इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं चाहिए। लेकिन कीवर्ड एवरीवेयर का जो डेटा है वो नियर टू एक्यूरेट भी है और बेहतर है एज कंपेयर टू कीवर्ड सर्फर, और उसमें आप ग्लोबल डेटा भी देख सकते हैं। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि अगर आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च, जिसको हम नीच रिसर्च भी बोल सकते हैं, अगर उस पर जाना है तो उसमें हमें बेसिक जो सर्च वॉल्यूम है वो मालूम होना चाहिए। अब मजीद बात करते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि कीवर्ड डिफिकल्टी हमने मोज के थ्रू चेक करनी है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। आप गूगल करें, सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी लिखें तो आपके पास बहुत सारे टूल्स, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट टूल भी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन हमें किसी न किसी एक टूल को बेंचमार्क बनाकर चलना होता है ताकि हम उसी को फॉलो करें और उस पर थोड़ा बहुत रिलाई कर सकें। एज ए टोल्ड अर्लियर, कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं है। सो हम कीवर्ड डिफिकल्टी की तरफ चलते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी ये हमें चेक करनी है मोज के थ्रू। सो मोज क्या है, आप सिंपली जाके गूगल में लिखेंगे मोज और ये मोज आ गया। अभी आपको साइन अप करेंगे, मैंने ऑलरेडी इस पर साइन इन कर रखा है। आप साइन अप करके डेफिनेटली अगर आपने ट्रायल लेना है तो ट्रायल ले सकते हैं। अगर आप पे करके ये टूल लेना चाहते हैं तो आप पे करके सिंपली ये टूल बाय कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी इसका जो पेड वर्जन है वो ले रखा है। अभी मैं यहां से जाऊंगा कीवर्ड एक्सप्लोरर में, सर्च कीवर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं किसी भी कीवर्ड की डिफिकल्टी या जो डेटा है वो मालूम कर सकता हूँ। सिंपल, मेरे पास जो भी डेटा हो, अभी लेट्स सपोज मैं देखता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, लेट्स सपोज ये चीज कीवर्ड कैसे फाइंड करनी है अभी हमें देखना बाकी है। सो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, अब इस कीवर्ड की डिफिकल्टी मैं कहाँ देखना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में। नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स में ही अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं। अगर हमें लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया में इसका देखना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में करना चाहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की, तो आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एनालाइज पे क्लिक करेंगे। जो एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो डेटा है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। मंथली वॉल्यूम, हमने मंथली वॉल्यूम देखा था कीवर्ड एवरीवेयर या कीवर्ड सर्फर के थ्रू, लेकिन मोज भी कीवर्ड वॉल्यूम दिखाते हैं। तो इसको हमने इस पार्ट को हमने सिंपली इग्नोर करना है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सिनेरियो में क्या चीज है वो है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी इसकी आप देख लीजिए 57 शो हो रही है। ये डिफिकल्टी कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतनी बेहतर है। हम एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि 25 से ये डिफिकल्टी कम हो तो उस कीवर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक सीटीआर 56%। ऑर्गेनिक सीटीआर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि जब आप कोई भी कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि वेबसाइट से भी ऊपर कुछ और आ रहा होता है, कोई एक पैनल आ रहा होता है, उस पर गूगल एड्स आ सकती हैं, वहां पे गूगल मैप्स से जो लोकल लिस्टिंग है वो आ सकती है, वहां पे कोई और इंफॉर्मेशनल पैनल आ सकता है, वहां पे वीडियोज आ सकती हैं, या वहां पे न्यूज का जो पैनल है वो आ सकता है। तो जब आपके वेबसाइट से पहले ये वाली चीजें मौजूद होंगी तो ऑर्गेनिक सीटीआर ये कम हो जाएगा, मतलब वहां पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ और मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको जो क्लिक मिलने के चांसेस है, जो रेशियो है वो 56% है, मतलब 100% नहीं है। 100% तब होता है जब टॉप पे सिर्फ वेबसाइट्स होती, कोई और चीज ना होती। सिंपली जैसे अभी हमने लास्ट सेशन में वेदर इन कराची सर्च किया था तो वहां पे टॉप पे वेदर की बार आ रही थी। तो अब जब वेदर की बार गूगल खुद दिखा रहा है तो ये ऑर्गेनिक सीटीआर 100% नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। तो जो चांसेस है नीचे क्लिक होने के वो कम हो जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सीटीआर ये है।
इसमें प्रायोरिटी है कि इन तीनों चीजों को कंसीडर करते हुए एक कीवर्ड को मोज ने प्रायोरिटाइज कर दिया है कि इस पे काम करने की 62% प्रायोरिटी है, 62 प्रायोरिटी है, तो फेयर एनफ है, मतलब अच्छी है। अच्छा, डिफिकल्टी 57 ज्यादा है। इसके साथ साथ कीवर्ड की जो सजेशंस हैं वो यहाँ पे आपको रिलेटेड कीवर्ड शो हो रहे होते हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ब्रांड्स 58, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 100,000, ये सारा कुछ। और साथ ही आपको सर्प एनालिसिस, सर्प बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP। सो जहां पे सर्प का जिक्र है वहां पे आपने ये समझ लेना है कि इसका मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो जो गूगल का जो सर्च का रिजल्ट पेज होता है, जब गूगल पे सर्च करते हैं तो सामने पेज आता है, वो सर्प कहलाता है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप में सर्च करता हूँ तो ये जो पेज है, ये मेन पेज, ये सर्प कहलाएगा, SERP, सर्प। सो ये सर्प एनालिसिस है कि इस कीवर्ड पर टॉप पे कौन सी वेबसाइट्स मौजूद हैं और उनका साथ ये डेटा भी शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिली, वो है DA एंड PA। PA इज पेज अथॉरिटी, DA इज डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है कि इस वेबसाइट की, या जो pcgamer.com है, इसकी ओवरऑल अथॉरिटी, इसकी आप जिसको पावर कह सकते हैं, वो कितनी है, वो 90 है आउट ऑफ 100। सो तगड़ी वेबसाइट टॉप पे मौजूद है। इसी तरीके से theverge.com, इसकी 93 DA है। इसी तरह टॉम्स हार्डवेयर, इसकी 90 DA है। सो तगड़ी वेबसाइट्स मौजूद है। अच्छा, अभी हमने एक और एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है मोज बार। अभी हमें बहुत सारा डेटा हमें गूगल के अंदर ही शो करवा देगी। हम मोज बार को इंस्टॉल कर लेते हैं chrome.google.com, इस रिजल्ट पे जाना है आपने, बाकी जो भी हो। मोज बार पे जाते हैं, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, डन। अब इस मोज बार या इसको आप पिन कर लें। अब आप वापस आ जाएं, आपने हमने जो कुछ सर्च किया था उसको आते हैं, इसको सर्च करते हैं, इस पे मोज का जो बटन है, मोज बार का बटन, उस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ये आप देखिए तो नीचे एक बार शो होने लग गई है, जिसके अंदर हमें उस वेबसाइट की DA, PA और ये बाकी डिटेल शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं DA 90 इसका शो हो रहा है, 93 शो हो रहा है। अच्छा, एक और बात याद रखने वाली है कि जो DA और PA है, ये मोज के मैट्रिसेस हैं, मोज की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। गूगल का इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं, आप चीजों को मिक्सअप ना करें। सो ये मोज का जो क्राइटेरिया है, मोज में डेफिनेटली उसका अपना एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम की बेस पर उसने इस वेबसाइट को 90 DA दिया है, आउट ऑफ 100 इसका 90 डोमेन अथॉरिटी है, विच इज बिग। तो जितने यहाँ पे DA, बड़े DA वेबसाइट होगी, उतना ही अपीयरेंटली ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम डिफरेंट सिनेरियोज को आगे जाकर टेस्ट करेंगे, लेकिन अपीयरेंटली जब ज्यादा DA वाली साइट वाले पेज मौजूद है तो इसका मतलब है कि वहां पे नॉर्मली रैंक करना भी टफ है। अगेन ये डिफरेंट सिनेरियोज पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आपको बहुत साथ बताता जाऊंगा। तो अभी हमने ये भी देखना है कि अगर पहले पेज पर कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद है जिसका DA कम है, जिसका DA लो है, लेट्स सपोज 20 से मैं कहता हूँ लो है, तो इसका मतलब है कि उस 20 DA वाली वेबसाइट को हम रिप्लेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, डेफिनेटली SEO के थ्रू। तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा अगर पहले पेज पर कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद है जिसका DA कम से कम हो। सो ये बेसिक मैं आपको सेटिंग बता रहा था। मोज आपने इस तरीके से यूज करना है, साथ आपने मोज बार इंस्टॉल करना है, और एक एक्सटेंशन है जिसको मैंने आपको पहले बताया था, SEO क्विक। इसको हम गूगल क्रोम में जाते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, ऐड एक्सटेंशन कर लेते हैं। ओके, ऑल डन। अब ये भी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई, हम इसको पिन कर लेते हैं ताकि मेरे सामने अवेलेबल रहे। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है, ये डिफरेंट मैट्रिसेस बता रहा है किसी भी वेबसाइट के। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं tomshardware.com पे जाता हूँ। अब ये देखिए, ये टॉप पे दो बार आ गई है। एक है मोज बार जो अभी लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल की थी, उसका डेटा शो हो रहा है, और नीचे है SEO क्विक की मैट्रिसेस। अब यहाँ पे आप देख रहे गूगल कैश पेजेस, ये मैं आपको ग्रेजुअली बताता रहूंगा ये किस चीज से मुताबिक है। सो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी, कुछ टूल्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मजीद जो टूल्स रहेंगे उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, और देन फाइनली जो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको कंबाइन करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। सी यू देन। सो लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरह SEO क्विक इंस्टॉल किया जाता है और वो किन छोटे-छोटे जो डिफरेंट मैट्रिसेस होती हैं SEO के, वो आपको बताता है। अच्छा, जब आप SEO क्विक इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये ब्राउजर में बार बनी आ जाएगी। मेरी आपको सजेशन यही है कि जब भी आप कोई भी SEO का काम या कोई अपना एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए गूगल क्रोम की एक अलग से प्रोफाइल बना लें, ताकि सारा काम उसके अंदर मैनेज और आपके यूजुअल एक्टिविटीज हैं वो आपकी सेपरेट प्रोफाइल में हो। इससे होगा ये कि बहुत सारे जो जिस तरह कीवर्ड एग्रीगेटर का क्रेडिट है वो बचेगा, मोज के क्रेडिट्स हैं वो बचेंगे। टॉप पे जो बार आ रही हैं जिसमें मोज बार है, जिसके अंदर SEO क्विक बार है, ये आपको इरिटेट नहीं करेंगी और ये बार बार डेटा लोड नहीं करेंगी। तो इसको सेपरेट ही रखेंगे और उसी वक्त यूज करें जब आप SEO रिसर्च करें, नीच रिसर्च करें या अपने एफिलिएट के प्रोजेक्ट पे काम करें। सो आपके सामने ये बार अपीयर हो जाएगी जिसमें सबसे पहले गूगल इंडेक्स
गूगल इंडेक्स, इन सब चीजों के बारे में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जानने की जरूरत पड़ेगी, बताता जाऊंगा। ये भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि गूगल इंडेक्स का क्या मतलब है। 1.87 के ये मैं जिस वेबसाइट को इस वक्त ओपन करके बैठा हूँ जस्ट फॉर मेकिंग नोट्स, ये उसके स्टार्ट दिखा रहा है। 1.87 के पेजेस इंडेक्स है, मतलब गूगल के पास इस वेबसाइट के 1.87 के पेजेस हैं। इसी तरह हुईज इंफॉर्मेशन होती है कि आप जिस भी डोमेन को विजिट करें, जिस वेबसाइट को विजिट करें, उसके ओनरशिप की डिटेल्स और वो वेबसाइट कब रजिस्टर हुई और कब एक्सपायर होनी है या उस दरमियान कब अपडेट हुई और कितनी दफा अपडेट हुई, ये सारी डिटेल्स आपको देता है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर दिस डोमेन, अगर आप सिर्फ इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए ऑफ करना चाहते हैं तो आप फॉर दिस डोमेन करेंगे, वरना फॉर एनी डोमेन ये बार रिमूव कर देंगे। इसी तरह ये मोज बार जैसे मैंने पहले बताया कि DA PA वगैरह जो मैट्रिसेस हैं वो बताती है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, मैं इसको भी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा कनेक्ट समरश। देखिए आप किसी भी वेबसाइट को जब विजिट करेंगे, लेट्स सपोज आप अपने किसी कंपैटिटर की वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो आपको उसकी जो ट्रैफिक की डिटेल्स हैं वो भी जानने की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ट्रैफिक एनालिटिक्स में जाएंगे और वहां आपके सामने आ रहा है कनेक्ट समरश। समरश एक और टूल है, जैसे मोज टूल है, कीवर्ड एवरीवेयर टूल है, तो समरश भी इसी तरह का टूल है जो एसईओ रिसर्च में हमारे काम आएगा। तो आप कनेक्ट समरश पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। कनेक्ट फ्री समरश अकाउंट, ये वाला काम सिर्फ फ्री समरश भी कर देगा, उसके लिए कोई आपको पेड समरश की जरूरत नहीं है। आप रजिस्टर पे जाएंगे, अपनी ईमेल देंगे और पासवर्ड यहाँ सेट करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ओके, कह रहे कंफर्म योर ईमेल, हमें एक ईमेल आई होगी, एक्टिवेशन कोड में ईमेल मिल गया है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। सो हमारा समरश का जो अकाउंट है वो कंफर्म हो गया और कनेक्ट हो जाएगा एसईओ के पैनल से। सो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक, कितनी भी वेबसाइट ट्रैफिक ले रही है, वो जान सकते हैं थ्रू समरश टूल। ओके, सो जब ये कनेक्ट होगा तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी कि एसईओ की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, क्या उसको एक्सेस देनी है या नहीं देनी। आप इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे और जो समरश है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके एसईओ से। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रैफिक एनालिटिक्स में आएंगे, तो आपको करंट वेबसाइट, जिस वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हैं, उसकी टोटल ट्रैफिक के 25.3 मिलियन विजिटर्स ये पर मंथ ले रहा है। खैर, इसको मजीद किस में यूटिलाइज करने के लिए आगे जाके मजीद देखेंगे। अच्छा, अभी मैं एक और टूल का भी जिक्र किया था, वो था गूगल ट्रेंड्स। सो आप सिंपली जाएंगे गूगल के अंदर और यहाँ पे आप लिख दें गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग। सो यहाँ पे एक्चुअली गूगल पर जो चीजें ज्यादा सर्च हो रही हैं राइट नाउ, वो आपके सामने शो हो रही हैं। तो इसमें अगर आप अपने किसी कीवर्ड को चेक करना चाहते हैं, जिस तरह मैं कह देता हूँ बेस्ट, लेट्स सपोज फिशिंग रॉड है, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान में इसकी कोई सर्चेज नहीं है, मैं यहाँ से वर्ल्ड वाइड ही देख लेता हूँ। अच्छा, अब ये सेटिंग आप जरा देख लें वर्ल्ड वाइड कि पूरी दुनिया में इसका क्या ट्रेंड है, कब तक का डेटा दिखाए, पास्ट 12 मंथ्स का, ऑल कैटेगरी वेब सर्च। अब ये देखिए, ये है इंटरेस्ट ओवर टाइम कि दुनिया में इस कीवर्ड का कितना ट्रेंड रहा और कैसे कैसे ट्रेंड रहा। आप देख सकते हैं कि मई जून जुलाई के अंदर इसका जो ट्रेंड है वो हाईएस्ट है। उसके बाद ग्रेजुअली जब सर्दियां आई तो थोड़ा डाउन होने लग गया और देन ग्रेजुअली अब जब फिर समर्स होते हैं तो फिर ये इंक्रीज होने लग गया। सो हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है कि किसी भी नीश की या किसी भी कीवर्ड की सीजनैलिटी क्या है, ये साल के किन महीने में ये पीक पे होता है, किन महीने में कम हो जाता है। तो यहाँ से हम इस चीज का आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट बाय रीजन। ये आपको इसमें बहुत ज्यादा अभी क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि उन रीजन को दिखाएगा जिनमें ये सबसे ज्यादा सर्च होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सर्च होता है। मे बी ऑस्ट्रेलिया की जो ऑडियंस है वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, वो एक्चुअली कम और ओवरऑल ऑडियंस भी उसकी कम हो। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका 100% है, यूनाइटेड स्टेट्स में 90, न्यूजीलैंड में 86, कनाडा में 64, इसी तरह यूके में 52। और साथ ही रिलेटेड क्यूरीज भी दिखा रहा है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि हमें अपनी नीच से रिलेटेड जो नीचेज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनका भी आइडिया लेने का मौका मिल जाता है कि बेस्ट फिशिंग रॉड गैनशिंग, बेस्ट फिशिंग पोल्स 2021, बेस्ट फिशिंग रील्स, बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड नीचे शायद ये ब्रांड होगा कोई फिशिंग रॉड्स की। तो ये भी हम इनको भी साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं जब हम विच रिसर्च कर रहे होंगे। और साथ ही हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं इस बेस्ट फिशिंग पोल्स। सो आप देख सकते हैं कि बेस्ट फिशिंग रॉड का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा है, जबकि बेस्ट फिशिंग पोल्स का जो ट्रेंड है वो कम है। सो इसमें अगर दो चीजें आपको लग रहा है कि बहुत सिमिलर हैं, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करके देख लीजिए, उनमें से प्रेफर किस चीज को किया गया, कौन सी चीज ज्यादा हॉट है। तो इस मामले में
हमें बेस्ट फिशिंग रॉड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ओवर बेस्ट फिशिंग पोल। बहरहाल ये जस्ट आइडिया था, हम मजीद आगे चल के एक्चुअली एक्सप्लोर करते हैं कि अब हमने कीवर्ड्स या नीचेस और अनटैग्ड नीचेस जिन पे कंपटीशन कम से कम हो वो कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके दोस्तों, सो आपको बेसिक टूल्स का थोड़ा आइडिया हो गया होगा। ये वाला जो लेक्चर है अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप आगे मत बढ़ें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल लेक्चर है। अगर आपको इसमें क्लैरिटी ना हुई कि इंटेंट ऑफ अ कीवर्ड क्या होती है, या हमने जब नीच रिसर्च करनी है तो हमें कौन से कीवर्ड्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है जिनकी इंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग वाली होगी या जिन पर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो तब तक आपकी वेबसाइट बनाने का, आपके एसईओ करने का, आपके सारा कुछ मेहनत करने का आई थिंक कोई फायदा नहीं है। सो इस लेक्चर को आपने बड़े गौर से देखना है, जहां भी स्टक हो उसको बार बार रिपीट पे देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो हमारी टीम से रब्ता करें, लेकिन इस लेक्चर को समझे बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि मेन क्रूशियल समझने का एक लेक्चर है जिसको समझे बगैर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, इंटेंट क्या होती है? इंटेंट होती है कि क्या चाह रहा है एक सर्चर जो भी गूगल पे जब कोई सर्च करता है तो एक्चुअली चाह क्या रहा होता है। देखें, आप सर्च करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, लेट्स सपोज एक मैच सर्च करने जा रहे हैं। अब आपकी इंटेंट क्या है, आप उस पर कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं। इसी तरीके से आप सर्च करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लाइव स्ट्रीमिंग। अब आपकी इंटेंट क्या है, अब आप चाह रहे हैं कि मुझे मैच पे होने वाली जो लाइव स्ट्रीमिंग एक्चुअल मैच है वो दिखाया जाए। अब वहां पे अगर कोई बंदा चाहे 10,000 वर्ड्स का टेक्सचुअल कंटेंट लिख दे, टेक्स्ट लिख दे, तो आई थिंक उसका आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रीमिंग देखने गए थे। इसी तरीके से आप देखने गए वेदर इन इस्लामाबाद। अब किसी भी वेबसाइट के ओनर ने इंटेंट को नहीं समझा था कि यूजर चाह क्या रहा था, लेकिन उसने 10,000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया वेदर इन इस्लामाबाद पे, लेकिन उसने ये बताया नहीं कि इस वक्त वेदर की सिचुएशन इस्लामाबाद में क्या है। तो इंटेंट मैच नहीं करती, और गूगल मेक श्योर करता है कि जो यूजर का इंटेंट हो वो मीट हो और उन्हीं वेबसाइट्स को ऊपर लाए जो उस इंटेंट को मीट करते हैं, और उस वेबसाइट तक पहुंचने में जो यूजर की कंफ्यूजन है, ये जो नीड है वो पूरी होती हो। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप वो कीवर्ड्स फाइंड नहीं कर सकते जो एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग में यूज होते हैं या आपको लीड्स या सेल्स जनरेट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग में हम बाकी तरफ तो नहीं जाते, हम सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की जो इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं उनके बारे में भी समझने की आसान अल्फाज में कोशिश करूंगा कि बिल्कुल स्लीज आपको समझाऊं, ताकि आपको ये समझ आ जाए और आपकी नीच रिसर्च का जो जर्नी है ना वो आसान हो जाए। अच्छा, इसके अंदर कौन से हमने इंटेंट वाले कीवर्ड टारगेट करने हैं? बायर इंटेंट वाले। एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करते हैं? देखें, हमने चीज बिकवानी है। अब ये जो यूजर हमारी वेबसाइट पे लैंड करने जा रहा है, ये जिस यूजर को हम टारगेट करना चाह रहे हैं कि यार इस तरह का यूजर हमारी वेबसाइट पे पहुंचे, वो कौन है? वो अपना माइंड बना चुका है कि मैंने ये फलां चीज लेनी है, लेकिन वो उसमें मजीद रिसर्च करना चाह रहा है, वो उसके बारे में मजीद जानना चाह रहा है। वो अब उसके जानने के डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, जिसमें से एक आप देख लें कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होते हैं कि हाउ टू मेक एन एग, हाउ टू बॉयल एन एग, ये मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं, या हाउ टू स्टार्ट अ वॉशिंग मशीन। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की एग्जांपल देखिए आप, हाउ टू यूज अ डीएसएलआर। देखें, अब अगर एक बंदा ये सर्च कर रहा है कि हाउ टू यूज अ डीएसएलआर, तो अल्टीमेटली या तो वो डीएसएलआर लेना चाह रहा है या वो ले चुका है। हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि वो ले चुका है, अब वो डीएसएलआर को यूज करने के तरीके जानना चाह रहा है। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि वो बंदा, हम उसको ये तो बता देंगे कि अपने कंटेंट के अंदर कि डीएसएलआर को यूज किस तरह किया जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि मजीद कौन से अच्छे डीएसएलआर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ डीएसएलआर की जो एक्सेसरीज हैं और जो एक एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, जिसमें एक माइक है, एक्सटर्नल माइक है, वायरलेस माइक है, या इस तरह की जो मजीद एक्सेसरीज हैं, लेंस हैं, वो भी हम बिकवा सकते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब लिंक प्लेस कर सकते हैं, ताकि जो बंदा डीएसएलआर ले चुका है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मजीद चीजों में भी इंटरेस्ट रखता होगा और वो हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके उन चीजों को भी जाके बाय करेगा, और अल्टीमेटली हम रेवेन्यू के थ्रू जो कमीशन है उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है बेस्ट वे टू मेक फ्रेंच फ्राइज एट होम। अब एक बंदा सर्च कर रहा है कि बेस्ट वे क्या है फ्रेंच फ्राइज बनाने का घर पे। अब अगर हम उसको कोई एक सोल्यूशन सजेस्ट कर दें कि फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली कोई एक ऐसी एक मशीन है या कोई एक आइटम है जिसके थ्रू आप घर बैठे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के, तो बंदा क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगा? वो बिल्कुल हमारी उस एफिलिएट लिंक पे, जो कि एक्चुअली एफिलिएट लिंक होगा, लेकिन हम उसको कहेंगे आप यहां से बाय कर सकते हो, तो उस पर क्लिक करके हमारे जो एफिलिएट है, हम जिनके एफिलिएट हैं उससे जाके वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा और हम उसके थ्रू एफिलिएट का कमीशन अर्न करने के काबिल हो जाएंगे। सो ये कुछ एग्जांपल थी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की। बाकी है कंपैरिजन कीवर्ड्स। कंपैरिजन कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक बंदा कुछ चीज लेना चाह रहा है, वो अपना माइंड बना चुका है कि यार मैंने चीज लेनी है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यार ये वाली चीज लूं या ये वाली चीज लूं। मतलब मैं पिछले दिनों मुझे एक कैमरा चाहिए था, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि मुझे निकॉन लेना चाहिए या सोनी लेना चाहिए।
अब उसमें मैं डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर किया तो मैं मजीद कंफ्यूज हुआ कि यार अब इसका इस मॉडल की ये खसूसियात है, इस मॉडल की ये खसूसियात है। अब मुझे मजीद उसके अंदर डीपर डीप करना था कि मैं मजीद उसके डीप जाऊं और कौन सी चीज एक्चुअली सिलेक्ट करूं। अब जिस तरह एग्जांपल देखिए नाइकन D70 एंड कैनन 70D। अब ये इतना फेमस एक कीवर्ड है DSLR में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि वो इन दोनों के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रखते हैं। आप अभी इस कीवर्ड को अगर गूगल करें तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट्स आएंगी जिन दोनों का कंपैरिजन कर रहे होंगे। कंपैरिजन करने के बाद अल्टीमेटली वो नीचे लिंक जरूर देंगे कि आपने नाइकॉन D70 अगर चूज करना है, बाय करना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करो, अगर आपने कैनन 70D बाय करना है तो आप इस लिंक पे करो। अल्टीमेटली वो दोनों लिंक्स क्या होंगे? एफिलिएट लिंक्स होंगे। सो बंदा अगर सर्च करने वाला पोटेंशियल बायर उन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट लेता है, अल्टीमेटली जो एफिलिएट कमीशन है वो एफिलिएट मार्केटर को मिलेगा। अच्छा, इसमें दोनों में करना क्या होता है? अब वो ये भी नहीं है कि वो एक को ज्यादा वेटेज दे दे, दूसरी को कम वेटेज दे दे। अब उन दोनों के प्रोज भी बताएगा और उन दोनों के कॉन्स भी बताएगा, फीचर भी बताएगा। अल्टीमेटली इट्स अप टू बायर कि वो कौन सी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट पे प्रेफर करता है और उसको बाय करता है। इसी तरीके से बेस्ट एक्स, ये सबसे समझ लें कि एक फेमस एफिलिएट की इंटेंट का वर्ड है बेस्ट। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो आपने उन कीवर्ड्स का, उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है जिसके साथ बेस्ट लगता हो। क्योंकि कोई बंदा अगर माइंड बना चुका है, देखिए वो रिसर्च कर रहा है। अब जिसमें बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा, अब व्लॉगिंग एक बंदे ने करनी है, अब वो व्लॉगिंग कैमरा ढूंढ रहा है। अब वो डायरेक्टली वो नहीं किया कि सोनी का मुझे कैमरा दिखा दो या सोनी का फलां कैमरा दिखा दो, उसने कहा कि बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट कैमराज को जो बेस्ट होंगे हमारी रिसर्च के मुताबिक उनका कंपैरिजन करेंगे, उनके फीचर्स लिस्ट डाउन करेंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट डाउन करेंगे, उनमें किन किन चीजों की बेस पे कंपैरिजन हो सकता है वो लिस्ट डाउन करेंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होगा कि वो बंदा कोई भी कैमरा बाय करे, हमें एफिलिएट कमीशन मिले। सो नेक्स्ट है एक्स अल्टरनेटिव्स। अब एक बंदे का बजट लेट्स सपोज महदूद है या एक बंदे का बजट बहुत ज्यादा है। अब एक प्रोडक्ट है जिस तरह एक्सबॉक्स अल्टरनेटिव्स। अब एक बंदा एक्सबॉक्स लेना चाह रहा है लेकिन वो कहते हैं कि यार इसके अलावा मुझे इस जैसी कोई चीज मिले, अब वो उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। अगर हम एक्सबॉक्स के अल्टरनेटिव्स पे पूरा एक आर्टिकल लिखेंगे, एक पेज बनाएंगे वेबसाइट का, तो ब्राइट चांसेस हैं कि वो बंदा एक्सबॉक्स का अल्टरनेटिव जो ढूंढ रहा था वो हमारा रिव्यू पढ़ने के बाद, हमारा आर्टिकल पढ़ने के बाद अपना माइंड बनाए और हमारे दिए हुए अल्टरनेटिव्स में से कोई एक अल्टरनेटिव जाके बाय करे और उसका कमीशन हमें मिल जाए। ओके, तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट कीवर्ड्स। अच्छा, ये मजीद एक फेमस इंटेंट है एफिलिएट कीवर्ड्स की, जिसके अंदर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ने जाते हैं। अब जब बंदा को प्रोडक्ट के रिव्यू जानना चाह रहा है तो इट मींस कि उसने माइंड बना चुका है, वो चीज बाय करना चाहता है। अगर वो बाय कर चुका होता तो फिर वो रिव्यू ना पड़ता, और रिव्यू पढ़ने जा रहा है तो इट मींस कि वो चीज खरीदना चाहता है, लेकिन उससे पहले लोगों की राय उसके बारे में क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन किस तरह किया गया है, या उसके कुछ और वर्जन अगर मार्केट में मौजूद है तो उनमें से बेस्ट कौन सा है, ये चीज वो जानना चाहता है। अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर को दे देंगे तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो बंदा हमारी वेबसाइट से आके वो चीज हमारे थ्रू जाके बाय करे और हमें उसका एफिलिएट कमीशन मिले। अभी जैसे एग्जांपल दिया एक्स रिव्यूज, एक्स की जगह आप कोई प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जिसमें माइक्रोवेव ओवन है। अब माइक्रोवेव ओवन रिव्यूज, अब ये सिर्फ लिख सकते हैं आप सैमसंग का जो माइक्रोवेव ओवन है रिव्यूज वो लिख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लोगों की इसके बारे में क्या राय है। तो इसी तरह आपको कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, उसके आगे रिव्यू लगा के, और इसी तरह जो बेस्ट और रिव्यू है, ये दो ऐसे समझ लें कि कॉम्बिनेशंस हैं जिनके थ्रू आपको एफिलिएट के ही इंटेंट वाले कीवर्ड्स मिलेंगे। मतलब बेस्ट आगे प्रोडक्ट का नाम, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन, या इस तरह माइक्रोवेव ओवन रिव्यूज, ये दोनों आपने याद रखनी है और कोशिश करनी है कि इन दो कॉम्बिनेशन को यूज करके ही, मतलब एक भी हो सकता है कि बेस्ट माइक्रोवेव ओवन, ये भी आपके एफिलिएट मार्केटिंग वाली इंटेंट है, और इस माइक्रोवेव ओवन रिव्यूज ये भी आपकी बायर इंटेंट वाली कीवर्ड्स हैं। तो आप इनमें से कोई एक यूज कर लें तो बेहतर होगा। इसी तरह नेक्स्ट है एक्स एक्सेसरीज। अब प्रोडक्ट तो एक बंदे ने ले ली, फाइनल हो गई, अब वो मजीद उसकी एक्सेसरीज भी तो लेगा। अभी मैंने DJI की एक प्रोडक्ट लेनी थी, ओज़मो पॉकेट। अब ओज़मो पॉकेट पहले तो मैंने क्या किया, पहले मैंने माइंड बनाया कि यार ये देखूं कि चलते फिरते में कौन सा व्लॉगिंग कैमरा है। अच्छा, पहले तो बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा, उसमें से मुझे सजेस्ट किया गया कि अच्छा एक DJI का ओज़मो पॉकेट है, अच्छा इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट है। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, उन दोनों को आपस में कंपैरिजन किया। अब उन दोनों को कंपैरिजन करके मैं कहां पे पहुंचा, मैं पहुंचा जी DJI का जो ओज़मो पॉकेट है वो फाइन है। अब उसमें मुझे 3 वेरिएंट नजर आए, ओज़मो पॉकेट 1, ओज़मो पॉकेट 2, ओज़मो पॉकेट 3। अब मैं क्या करूंगा, मैं डेफिनेटली तीसरा चूज करूंगा। अब मैंने तीसरा किसी वेबसाइट पे जाके उसके रिव्यूज पढ़ के वो बाय कर लिया। अब जब मैंने बाय किया उसके एफिलिएट लिंक से, तो डेफिनेटली उस वेबसाइट के ओनर को उसका कमीशन मिल गया। अच्छा, अब मैं ओज़मो पॉकेट एक कैमरा है वो मैं ले चुका हूं, अब आगे मुझे क्या होगा, अब मुझे उसकी एक्सेसरीज भी चाहिए। अब अगर मैंने डाइव करना है, पानी के अंदर जाना है, तो मुझे उसका एक केस चाहिए जो कि वाटरप्रूफ हो। इसी तरीके से मैंने अगर उस पर लेंस यूज करनी है तो मुझे उसके लेंस चाहिए। तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट की एक्सेसरीज होती हैं आप उनको भी रिव्यू कर सकते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं,
अपनी वेबसाइट पर, ताकि जो लोग उसकी एक्सेसरीज में इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट के बाद आपसे वो एक्सेसरीज भी खरीदें, और इससे आपका जो कमीशन का वो रेवेन्यू है वो डबल हो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप प्रोडक्ट से कमा चुके हैं और वहां से उसकी एक्सेसरीज के जरिए भी आप अर्न कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट है जी बार्गेनिंग कीवर्ड्स या बार्गेन हंटिंग कीवर्ड्स। बार्गेनिंग देखें, हर बंदा ऐसा नहीं होता कि आप किसी ने उसको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट की वो जाके एकदम से उसको ले ले। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं या नॉर्मली वो लोग जो घर बैठी फीमेल्स होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि उन्हें वो प्रोडक्ट मिले जिसके अंदर डिस्काउंट्स हो, जिसके अंदर कम से कम पैसा लगे, या बजटेड वर्जन हो किसी भी प्रोडक्ट का। तो उसमें हम देखते हैं कि बेस्ट एक्स अंडर वाई, मतलब बेस्ट और अंडर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि बेस्ट डीएसएलआर हमने पीछे देख लिया कि अगर कोई डीएसएलआर देखना चाह रहा है तो वो बेस्ट के कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा और डीएसएलआर सेलेक्ट करेगा जो उसको वेबसाइट पे उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं। अब वहां पे बजट का किरदार नहीं है। अगर हम इसमें बजट इंक्लूड करेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, बेस्ट डीएसएलआर अंडर $300 या 30,000 रुपीज या 50,000 रुपीज या 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी। अब उस बंदे ने जो सर्च करने वाला है उसकी इंटेंट क्या है, उसकी इंटेंट है कि उसका बजट लिमिटेड है, महदूद है। अब हम उसको खींच तान के आगे मतलब मजीद नहीं लेके जा सकते। बहरहाल वो एक अलग केस है, हम कंटेंट राइटिंग के उसमें देखेंगे कि अगर किसी का बजट कम भी है तो उसको ज्यादा महंगी चीज बेचने की कोशिश किस तरह करनी है। खैर, यहाँ पे उसका बजट लिमिटेड है और उसने कह दिया कि $300 की मेरा बजट है, उसके कम जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वही मुझे सजेस्ट करो। अब इस बारे में क्या करेंगे, हम वही प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करेंगे $300 से कम हो या 400 या 500 चली जाए, ताकि उसको प्रोडक्ट भी अच्छी मिल जाए और हमारा कमीशन भी बेहतर बन जाए। अच्छा, नेक्स्ट है एक्स डील्स, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी ब्रांड की डील्स। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग क्या है, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग की भी इवेंट ब्लॉगिंग हो सकती है। इवेंट ब्लॉगिंग क्या है, इवेंट ब्लॉगिंग है कि किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल को, किसी स्पेसिफिक इवेंट को, किसी स्पेसिफिक डेट में होने वाले किसी भी एक्टिविटी को हम टारगेट करते हैं। देखें, इसमें एग्जांपल दूं आपको, ब्लैक फ्राइडे डील्स। ब्लैक फ्राइडे गोरे में बहुत फेमस दिन होता है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो बहुत कम हो जाती है और उसमें बहुत सारी डील्स भी मार्केट में आ जाती हैं। अब उसमें अगर आप एक वेबसाइट बनाएं जिसमें आप ब्लैक फ्राइडे वाले दिन होने वाली डील्स को लिस्ट डाउन कर दें और उस लिस्ट को आप अपनी वेबसाइट पे डाल दें, तो इससे आप बहुत हैवी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि उस स्पेसिफिक डे में, जिस तरह क्रिसमस है, जिस तरह हमारी इवन ईद है, हमारे रमजान के अंदर कोई चीजों की सेल अगर कहीं पे लग जाती है, उसकी डील्स आप डाल देते हैं। डेफिनेटली मैं गोरम प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहां पे होने वाली इन तमाम एक्टिविटीज को, क्योंकि यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में इतना ज्यादा रुझान अभी नहीं आया। तो अगर उसको आप डील्स डाल देते हैं तो उस दिन लोग क्या सर्च कर रहे होते हैं, ब्लैक फ्राइडे डील्स, फ्लैट दिन की डील्स, क्रिसमस की डील्स, न्यू ईयर की डील्स। अब उसमें अगर आपकी वेबसाइट रैंक करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको बहुत बहुत हैवी ट्रैफिक मिलेगी और इतनी हैवी ट्रैफिक मिलती है कि एक दिन का रेवेन्यू आपका कहां से कहां जा पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट अफोर्डेबल। अब एक बंदा डेफिनेटली मैंने जैसे पहले बताया कि हर किसी का बजट खुला डुला नहीं होता, बहुत सारे लोग उसको खींच तान के भी रखते हैं। अब उसके अंदर अफोर्डेबल व्लॉगिंग कैमरा। इसका क्या मतलब है कि बंदा बजटेड व्लॉगिंग कैमरा ढूंढ रहा है। अब हमने उसको उसकी इंटेंट के लिहाज से चीज सजेस्ट करनी है। अब वो बंदा ढूंढ रहा है अफोर्डेबल व्लॉगिंग कैमरा, हम कहते हैं जी सबसे महंगे वाले कीवर्ड कैमरा उसको सजेस्ट करें, तो वो इंटेंट दोनों की मीट नहीं हो रही। तो इससे एक समझ लें कि वेबसाइट की जो रैंकिंग है या गूगल की और हमारी जो केमिस्ट्री है वो बेहतर तौर पे सिंक हो नहीं सकेगी। तो आपने, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड की। आपने इसको समझे बगैर अगला लेक्चर नहीं देखना। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं दोबारा देख लें, 5 बार ही देखना है तो इसी लेक्चर को देखें, इसके बगैर आगे मत बढ़े। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको कीवर्ड की इंटेंट समझ आ गई होगी और इंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात भी समझ आ चुकी होगी। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करता हूं कि जिस तरह ई कॉमर्स की इंटेंट है, अगर कोई बंदा बाय करने आ रहा है तो उसे प्रोडक्ट का नाम लिखता है या बाय फलां प्रोडक्ट लिखता है या उसकी प्राइस फलां कंट्री में, सिटी में लिखता है, तो इसका मतलब है वो चीज बाय करने आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं इंटेंट पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगी, आप किसी भी ब्लॉगिंग की किसी भी फील्ड में एंटर हो जाएं तो आपकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इंटेंट के लेक्चर को दोबारा देखना है। अगर आपको समझ नहीं आई, इस लेक्चर को ही स्टॉप करके लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको दोबारा देख लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके बगैर आपको ये वाला लेक्चर है उतनी ज्यादा अच्छे से पल्ले नहीं पड़ेगा। तो खैर, बढ़ते हैं अपने पहले एफिलिएट नीच रिसर्च के मेथड फर्स्ट की तरफ। बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं और ये क्राइटेरिया आपने बिल्कुल लूज रखना है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। ऐसा नहीं करना कि जो मैंने बता दिया तो आपने 100% उसको अटेन करने की कोशिश करनी है। तो उसके अगर थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स ऊपर नीचे हो गए हैं तो खैर है, आप चूज कर सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टूल्स होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, ये सिर्फ हमारे आइडियाज लेने के लिए होते हैं ताकि हम इनको यूटिलाइज कर सकें और इनसे बेहतर एक नियर टू एक्यूरेट गेस जो है वो ले सकें। एक्चुअली जो मैनुअल रिसर्च है, जो हमारे ब्रेन में हमें बताना है बेस्ड ऑन आवर प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो टूल से हमें सिर्फ आइडिया लेना है। बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं कि हमने कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है उसमें कोशिश करना है कि वो कम से कम हो। अब कम से कम कितनी होती है, 1 हो, 10 हो, 15 हो, बहुत अच्छा है। मतलब ये जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, जितना ज्यादा होता जाएगा,
उतना ही ये काम उसको रैंक करना, उस कीवर्ड पे रैंक करना थोड़ा सा टफ होता जाएगा। सो अगर लेट्स सपोज कीवर्ड की डिफिकल्टी 50 क्रॉस कर चुकी है तो उसमें हमें डेफिनेटली एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, अगेन इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। हाँ, अगर आप स्टैब्लिश्ड ऑलरेडी ब्लॉगर हैं और आप ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद खुल के खेलने का मौका मिले, तो यस, आप इन चीजों को अगर आप स्टैब्लिश्ड एफिलिएट मार्केटर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इक्वली रिजल्ट्स देंगे। अगर आप न्यूबीज हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि नीच रिसर्च पे जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं उतना कम है, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें, ताकि आपको नो कंपटीशन नीच मिले। क्यों, अगेन बता देता हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा टाइम की ड्यूरेशन लिमिटेड है और मुझे बहुत सारी चीजें कम टाइम में कवर करनी है, बट स्टिल ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बार बार आपको करनी पड़ती है। ये इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल होगा। चाहे आप थोड़ी सी चीज आप रैंक करते हैं, आप थोड़े से वॉल्यूम वाला कीवर्ड रैंक करते हैं, लेकिन रैंक कर जाते हैं और थोड़े से भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं और आप 10, 20, 50, $100 भी कमाने में कामयाब जाते हैं, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। उस कॉन्फिडेंस को यूज करते हुए आप बड़ा खेल सकते हैं, आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां से जर्नी, आपका आगे वाला जर्नी है ना, वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। फर्स्ट $1 मुश्किल होता है, फर्स्ट $100 मुश्किल होता है, बल्कि हमारे एक दोस्त हैं राजा वही साहब, वो कहते होते हैं पहला $1000 मुश्किल है और आगे भी मुश्किल है। तो बहरहाल ये तो हो गया लाइट मोड पे बात। तो खैर, आपने नीच रिसर्च का जो मेथड 1 बताने जा रहा हूं उसको बड़े गौर से देखना है। कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? 30 से कम हो बेहतर है, 20 से कम हो बहुत अच्छा है, 10 से कम हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ सर्च वॉल्यूम वो कितना होना चाहिए? एफिलिएट नीच की बात करते हैं ना, इसमें कम सर्च वॉल्यूम भी अगर हो तो चल जाता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बेचनी है, वहां से कमीशन आना है, तो हमारा समझ लें कि एक अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो नीच है उसका अगर वॉल्यूम कम भी है, लेट्स सपोज 2000, 2500 से ज्यादा है, तो दैट विल बी फाइन। अच्छा, अब ये जो मेन नीच होती है ना, उसका अगर वॉल्यूम 2000 है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपके पास सिर्फ कुछ 2000 सर्च वॉल्यूम पर खेलने का मौका है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपकी मेन नीच से रिलेटेड हजारों ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका अपना सर्च वॉल्यूम होता है। तो जब आप मेन नीच का वॉल्यूम देखते हैं कि आपको लगता है 2000 है, तो आप एस्टिमेट लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा यार, 2000 सर्च वॉल्यूम है, अगर मैं फर्स्ट पे आ गया, लेट्स सपोज अगर मुझे 50% भी उसमें से ट्रैफिक मिल जाए तो मेरा जो है ना 1000 लोग आएंगे, 1000 में से मेरा CTR अगर इतना रहा तो फिर इतनी सेल्स होंगी और वहां से मुझे इतना कमीशन मिलेगा। हम कैलकुलेशन पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, ये नॉर्मल है, घबराना नहीं इस मामले में कि मैं अगर पहले कैलकुलेशन कर रहा हूं तो शायद मैं ज्यादा लालची नहीं कंसीडर हो रहा, तो दैट्स नॉर्मल, नो वरीज। लेकिन कम भी अगर वॉल्यूम है और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको इतना ज्यादा खेलने का मौका दे देंगे कि आपके अच्छे खासे पैसे बन जाए। मेन फोकस किस पे रखना है कि केबी हमारा कम से कम हो। अच्छा, उसके बाद हम जिस नीच को सर्च करने जा रहे हैं, आपने देखना है कि उस नीच के पहले सर्प आपको याद है मैंने बताया था, सर्च इन रिजल्ट पेज, तो उस पे जो पहले पेज पर मौजूद वेबसाइट्स हैं वो लोएस्ट DA वाली होनी चाहिए, उनका डोमेन अथॉरिटी कम से कम होनी चाहिए। क्यों? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमें उनकी जगह पर पहुंचने में कम टाइम लगेगा। लेट्स सपोज एक DA5 वाली वेबसाइट नंबर 1 पे मौजूद है और वो उसका DA5 एक्चुअल है, रियल है, तो हमें कम एफर्ट लगेगी उसको रिप्लेस करने में। तो इसलिए पहले पेज पर कम DA वाली साइट्स मौजूद होगी, एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट, अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपके नीच पर पहले पेज पर ऐसी वेबसाइट्स मौजूद है जिनका इंटेंट एफिलिएट वाला नहीं है, लेकिन आपकी कीवर्ड की जो इंटेंट है वो एफिलिएट मार्केटिंग की है, ठीक है, बायर ड्रिवन आपकी इंटेंट है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। इट मींस कि कंपटीशन लो है, तभी एक दूसरी इंटेंट जो कि हमारे कीवर्ड की इंटेंट से मैच नहीं करती वो वेबसाइट्स हमारे पहले पेज पर मौजूद है, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। अगर आप उस इंटेंट को मीट करेंगे और उस स्पेसिफिक नीच को टारगेट करेंगे तो हमें एडवांटेज देगा गूगल कि यार ये बंदा अपने टॉपिक में अथॉरिटी है, जिसको हम टॉपिकल अथॉरिटी भी बोलते हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं कम से कम यूज करूं ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि ये काम प्रैक्टिकल है। ये टेक्निकल टर्म्स, ये कॉन्फिडेंट लगने की जो एक ख्वाहिश होती है, मुझे वो ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप काम करें और पैसा आना चाहिए, अल्टीमेट गोल यही है बस। तो पहले पेज पर लो DA साइट्स हूं, उसके बाद आपने ट्रेंड भी देखना है कि उस कीवर्ड का ट्रेंड क्या है। वो ट्रेंड कोशिश करेंगे स्टेबल हो, मतलब जितना नियर टू 100 है उतना अच्छा है। अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, 0 पे आ गया, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इट मींस कि वो उन दिनों में उसके जो सर्च होने की जो एक सलाहियत है, ये सर्च हो रहा है वो कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। बहरहाल अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ट्रेंड, दैट्स फाइन, उसके अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हर वक्त तो हर चीज की हाइप नहीं रह सकती, कुछ मंथ ऐसे आनी है जब उसकी हाइप कम हो जानी है, कुछ मंथ ऐसे आनी है जब उसकी हाइप ज्यादा हो जानी है, ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। वो फैक्टर वेदर हो सकता है, वो एक उसकी बाइंग कैपेसिटी हो सकती है, वो सिटी के, शहर के, मुल्क के हालात हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स भी ये चीजें डिपेंड करती है। तो खैर नेक्स्ट ये है। उसके बाद
बहरहाल आपने इन बेसिक चीजों का ख्याल रखना है और उसके बाद हम चलते हैं अपने एफिलिएट नीच रिसर्च के मेथड 1 के प्रैक्टिकल की तरफ कि एक्चुअली अब हमने नीचेस फाइंड करनी है प्रैक्टिकली, वो कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स गो। ओके, सो वेलकम टू द प्रैक्टिकल ऑफ एफिलिएट नीच रिसर्च मेथड 1। देखें, एफिलिएट की जो नीच रिसर्च है आप बहुत मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, कोई एक इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, हमें ऐसे नीच मिले जो कि जिसकी इंटेंट एफिलिएट हो, केडी जो मैंने भी बताया उस क्राइटेरिया को मीट करे, और उस नीच पर जो सर्प है उसमें लोएस्ट डी वाली साइट्स भी मौजूद हों ताकि जिनको हम रेप्लिकेट भी कर सकें और रिप्लेस भी कर सकें। तो बेसिक हमारा जो मेन फोकस है उस बात पे होना चाहिए। अब ये इस क्राइटेरिया को मीट होने वाली जो नीचेज हैं वो फाइंड आप जिस तरीके से मर्जी करें, दैट्स फाइन, नो वन विल माइंड। अच्छा जी, खैर पहला मेथड देखते हैं कि एफिलिएट नीच रिसर्च का जो मेथड 1 है वो किस तरह है। इसके लिए हम यूज करेंगे डायरेक्टली अमेजोन को। अमेजोन पे मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसके दर्जनों कैटेगरीज हैं और उसमें दुनिया की हर तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद है। सो पहली बात तो ये देख लें कि आपके इर्द गिर्द निशेस की भरमार है। मतलब मेरे सामने लाइटिंग है, आपके सामने मतलब किचन भी हो सकता है, किचन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, क्रॉकरी हो सकती है, जिसपे खाना बनाते हैं वो हो सकता है, जहां हाथ धोते हैं वो हो सकते हैं, और कुछ भी, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये हर चीज बिकती है अमेजोन पे, हर चीज बिकती है। सो हमने कोई भी ऐसी नीच उठा लेना है जिसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, मतलब 1000 से ज्यादा, दैट विल बी फाइन, और केडी कम से कम हो। मतलब मैंने कहा था कि 30 से कम हो बेहतर है, 20 से कम हो तो बहुत बेहतर है, 10 से कम हो तो सबसे बेहतर है। सो इस तरीके से हमने कोशिश करनी है, और इसमें ये बात याद रखनी है कि आपको पहली अटेम्प्ट में ऐसी चीज नहीं मिलेगी, यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम। तो इसमें आपने घबरा नहीं जाना कि यार वो मुझे मिल नहीं रही और सब ने तो बैठे बैठे चीजों को उलट पुलट किया है और चीजें मिल गई हैं, तो डोंट वरी, इट विल टेक टाइम। ये अंडरस्टूड बात है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहला मेथड 1 में क्या करेंगे, हम स्टेप 1 में जाएंगे गो टू amazon.com। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल पे, बल्कि अमेजोन पे डायरेक्ट जाता हूँ, amazon.com। ओके जी, amazon.com मेरे सामने ओपन हो गया। नेक्स्ट आपने पहली एक इसकी सेटिंग है वो कर लेनी है। आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान, लेकिन डिलीवर टू पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान में जो शिप होने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल अमेजोन सपोर्ट नहीं करता कि पाकिस्तान में चीजें भेज सके। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यूएसए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो साइन इन करो ताकि मैं आपका एड्रेस खुद ले सकूं, या एंटर अ यूएस जिप कोड, या आप यूएस का जिप कोड एंटर करो, और या यहाँ से अगर वो यूएसए नहीं है तो यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लो। हमने यूएसए में ही देखना है, तो हमने देखना है 10001, ये है जी न्यूयॉर्क का जिप कोड। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं और कंटिन्यू करता हूं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे डिलीवर टू न्यूयॉर्क 10001, ये आगे इसका मतलब है कि आप हमें मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो कि यूएसए में डिलीवर होती है, न्यूयॉर्क में डिलीवर होती है। इट मींस कि तकरीबन सारा अमेज़न ही अवेलेबल होगा। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट, ये आपके सामने हजारों बल्कि लाखों प्रोडक्ट्स आपके सामने है। अब इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप हंट करें, आप उस पर एक्सप्लोर करें, आप उस पर अपना गिवन क्राइटेरिया अप्लाई करें, और यहाँ से आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। और मैं देखता हूँ कि जी चश्मे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, नजर आ रहे, ग्लासेस हैं और डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, टॉयज हैं, हेडफोन्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स हैं, टॉयज, अगेन किड्स से रिलेटेड चीजें हैं, मतलब देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैं क्या करना है, मैं सबसे चाहता हूँ बेस्ट सेलर्स में, यहाँ से मैं चीजें देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं देखता हूँ टी शर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे क्लोथिंग में आप जाएंगे एफिलिएट में तो थोड़ा सा आपको कंपटीशन ज्यादा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कंपटीशन हाई होगा। खैर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करें कि आप ऐसी कैटेगरीज को चूज करें जो कि बहुत ज्यादा फेमस ना हो या बिल्कुल हाईलाइट ना हुई हो। जिसमें क्लोथिंग है, ये बहुत मैं कह सकता हूँ कि बहुत हाईलाइटेड एक मार्केट है। इस तरह शूज हैं, इस तरह पियानोज हैं, इस तरह मतलब इन चीजों को आप कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं करने, लेकिन बेहतर है थोड़ा इनसे अवॉइड करें ताकि आपको लो कंपटीशन जो चीजें हैं ना वो मिल सके। लो कंपटीशन में क्या है, देखिए अपने सिर्फ अपने घर में नजर दौड़ाएं। आप जिस रूम में मौजूद हैं, आप अपने छत पे देखेंगे तो आपको जो छत पे होने वाली पेंट है वो एक नीच है, आपको वहां पे डिफरेंट लाइटिंग लगी हुई है वो नीच है, वहां पे कोई पंखा लगा हुआ है वो नीच है, आपके एसीज लगे हुए हैं वो नीच है, आप नीचे कारपेट पे नजर दौड़ाएं, कारपेट एक नीच है, आपके कोई भी लैंप पड़ा है आपके बेड पे वो नीच है, बेड पे आपकी बेडशीट पड़ी है वो नीच है। मतलब फिर आप आगे बाहर निकलेंगे, आप टीवी लॉन्ज में गए, टीवी लॉन्ज में आपको अगेन फ्लोर के अंदर जो कारपेट पड़ा है या टीवी पड़ा है, टीवी जिस टेबल पे रखा जाता है वो है, मतलब मैं कितने कितने नाम लूं। इसी तरह आप किचन में घुस जाएं, किचन के फॉसेट होते हैं, किचन में क्रॉकरी होती है, किचन के अंदर का पेंट है। इसी तरह आप बाहर निकलें, आप जी अपने गैराज में घुस जाएं, गैराज में आप देखेंगे कि टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सेसरीज होंगी। फिर आपने कहीं आउटडोर देखना है,
कहीं पिकनिक पे जाते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम एक वर्ड यूज किया था फिशिंग रॉड्स का, बार बार एक एज एन एग्जांपल, इसी पे सारे नहीं शुरू हो जाना। ये बड़ा मसला होता है कि आपको एग्जांपल दें तो सारी आवाम उसी पे शुरू हो जाती है। बहरहाल मैं उसी फिशिंग की ही एग्जांपल देता हूँ कि आई थिंक स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में ही आएगी। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स का आप देख लें कि क्या क्या चीजें हैं। अब ये देखें योगा मैट। अब इस सिर्फ योगा मैट की एक पूरी निश है जो कि हमें शायद ये देखने से पहले इसका आइडिया नहीं होगा। मैं इसी को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ एनालाइज करूं। बेस्ट योगा मैट, बेस्ट लगाना है ना, या मैं रिव्यू लगाऊंगा या बेस्ट लगाऊंगा, या इसके अलावा कुछ और आपको मिलता है तो आप अभी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका मैं इनेबल करता हूं कीवर्ड एवरीवेयर ताकि, और मैं डिसेबल कर देता हूं कीवर्ड सर्फर को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज्यादा एक्यूरेट कीवर्ड एवरीवेयर है। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कीवर्ड एवरीवेयर अफोर्ड कर सके तो आप कीवर्ड सर्फर से काम थोड़ा बहुत चला सकते हैं। उसके लिए आपको फिर अपनी सर्च, ये जो सर्च लोकेशन है गूगल सर्च की, वो यूएस करनी पड़ेगी, फिर आपको यूएस का डेटा दिखाएगा। अच्छा ये देखिए, बेस्ट योगा मैट, वॉल्यूम इसका कितना है जी 33,000। एक एफिलिएट नीच का 33,000 वॉल्यूम होना बहुत बहुत पोटेंशियल वाली नीच है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूं जी। अब इसको मैं जाता हूं कीवर्ड मोज में, और मोज में ये कीवर्ड पुट करता हूं, यहां से यूनाइटेड स्टेट्स की मैंने देता हूं और इसको एनालाइज करता हूं। अब ये डेटा लोड हो रहा है और ये लोड होने के बाद मैं देखूंगा कि इस पे कितना कंपटीशन है, और 59 डिफिकल्टी है। सो एज अ न्यूबी आई वोंट गो विद दिस। बेस्ट योगा मैट कंपैरेटिव है। मैं क्या इसमें क्या मजीद क्या कर सकता हूं, फिर मैं इससे जो रिलेटेड है ना उन पे भी जाके मैं थोड़ा उनको एक्सप्लोर कर सकता हूं, बेस्ट योगा मैट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो। खैर, अब बेस्ट योगा मैट वाला मेरा जो एक अटेम्प्ट थी वो नाकाम हुई, मुझे नहीं मिली। अब मैं जाता हूं हंटिंग एंड फिशिंग में, चला जाता हूं और रॉड्स में, और मैं बेस्ट फिशिंग रॉड का आपको जिक्र कर रहा था तो रॉड्स में ही आएगी। बहरहाल अब मैं यहाँ कैसे गया, रैंडम गया। आप रैंडम डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अच्छा अब ये देखें, अब ये जो स्पिनिंग फिशिंग रॉड, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस्ट स्पिनिंग फिशिंग रॉड्स 140 इसका वॉल्यूम है, लो है, ज्यादा मतलब इतना कोई अच्छा नहीं है, बहरहाल फिर भी मैं इस कीवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मोज के अंदर और इसको एनालाइज करता हूँ। अच्छा मीनवाइल मैं जो मोज की बार है ना उसको भी इनेबल कर लेता हूँ ताकि मुझे जो पहले पेज पर मौजूद वेबसाइट्स हैं उनका डीएल मालूम होता रहे। अच्छा अब ये देखिए जी, अब इसका जो वॉल्यूम जरूर कम था लेकिन इसकी डिफिकल्टी बहुत कम है। अब बेस्ट स्पिनिंग फिशिंग रॉड्स 16 इसकी डिफिकल्टी और 100% सीटीआर है, मतलब आपके पास 100% ये चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट अगर टॉप पे रैंक होती है तो मैक्सिमम ट्रैफिक आपकी तरफ आएगी। लेकिन इसके अंदर से मसला क्या था, इसकी जो वॉल्यूम है वो कम है। अब इस कमी को मैं कैसे पूरा करूंगा, मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा। सो अगर मैं ये फाइनल कर लेता हूं तो वॉल्यूम वाले मसले को हल करूंगा मैं उससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उनको फाइंड करके। खैर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अच्छा इसका मैं भी बेस्ट फिशिंग रॉड, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, इसको देता हूं 1900 इसका सर्च वॉल्यूम, गुड, अच्छा है, नॉट बैड। सो वॉल्यूम मेरा थोड़ा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, दैट्स फाइन। अब मैं इसको जाके पुट करता हूं मोज के अंदर और मोज में इसको पेस्ट करता हूं, एनालाइज करता हूं 18। सो मेरा क्राइटेरिया मीट हो गया और मुझे देखिए ऑर्गेनिक सीटीआर भी 100% है, ये रेयरली होता है यार, 100% सीटीआर हर वक्त आपको नहीं मिलता। और ये क्यों मिलता है, इसकी कैसे कैलकुलेट होता है, ये रीजन आपको बता चुका हूँ। वैसे अभी की असाइनमेंट भी आप ये होनी चाहिए कि बताएंगे क्यों ऑर्गेनिक सीटीआर 100% है और ये कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट करते हैं। बहरहाल 18 डिफिकल्टी है, 1900 इसका सर्च वॉल्यूम है, पहले पेज पर पहले नंबर पर 21 डीए की साइट मौजूद है, दैट्स वेरी गुड। 28, 26, 21, 53 तगड़ी साइट है, 29 फाइन, 18, 29, 20, दैट्स गुड। सो अब मुझे मेरे क्राइटेरिया को मीट करने वाली एक नीश मिल गई और मैं इस नीश को अपने पास नोट करके इसको गो टू amazon.com स्टेप में दोबारा रिपीट कर दूंगा आपको। स्टेप 2 है जी सेट लोकेशन टू न्यूयॉर्क या कोई भी यूएसए की सिटी हो। स्टेप 3 है जी गो टू बेस्ट सेलर्स। स्टेप 4 है जी एक्सप्लोर कैटेगरीज। स्टेप 5 एक्सप्लोर कैटेगरीज में जाके एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, चेक सर्च वॉल्यूम विद बेस्ट और रिव्यू, ये जो भी आप इंटेंट में दे चुके हैं वो। स्टेप 6 चेक केडी इन मोज। स्टेप 7 एनालाइज सर्प एंड चेक डीए ऑफ टॉप वेबसाइट। ओके सो इसके अंदर थोड़ा सा मसला है। स्टेप 5 इसको मैं स्टेप 6 कर लेता हूं।
इसको 7 कर लेता हूं और ये स्टेप 8. सो 8 स्टेप आपका एक फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग एफिलिएट निशेस. आई होप इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है. मैंने भी आपके सामने 3-4 कीवर्ड्स को एक्सप्लोर किया और उसमें से मुझे कोई एक आध चीज मिल गई है. इसी तरीके से आप देख लें, सिर्फ फिशिंग में जाएंगे, एक्सेसरीज है, बेट ट्रैप्स, फिश फाइंडर्स, डेप्थ फाइंडर्स, फिशिंग अपैरल, फिशिंग लाइन, फिशिंग टूल्स, फ्लाई फिशिंग, आइस फिशिंग, बहुत कुछ. मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, वो तकरीबन वो तमाम प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट्स अमेज़न पे मौजूद हैं. यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर Amazon. That was affiliate niche research method 1. See you in method